खत्म कर लो आज। पेज नंबर क्या है बताइए जरा। 212 208। चलो बीपीएससी का नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है मार्च में हो जाएगा। ठीक है, इस साल का भले ही जो भी हो, अगले साल का सेशन लेट नहीं होगा। तो जो लोग हैं तैयार हो जाइएगा। बाकी मार्च और मई 28 मई तो ऐसे भी आपको बताया हूँ मैं, उसके लिए रेडी रहिएगा एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है ना। और बोला ही था एक साल, समझ रहे हैं, एक साल में बहुत बवाल होने वाला है। एक साल के अंदर तो बहुत सारी सीटें खाली हो जाएंगी, समझ रहे हैं। रिजल्ट भी उतने ही आते हैं, तो भाई सीट तो बराबर होना चाहिए ना। तो ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है। चलो आ जाओ। सेंटर स्टेट रिलेशन आज शुरू कर रहे हैं, मतलब केंद्र और राज्य का रिलेशन, संबंध। तो केंद्र और राज्य का क्या संबंध है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया, क्या ज़्यादा आइडिया पहले से हो चुका है। तो रूल 1 क्या था जरा बोल देना। रूल 1, डेमोक्रेटिक मैंडेट, इलेक्टेड ग्रेटर देन अपॉइंटेड। रूल 2, सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। रूल 3, सेपरेशन ऑफ पावर। और रूल 4, चेक्स एंड बैलेंसेस। याद है ना सर, ये बोला था मैं फर्स्ट क्लास में, याद है कि जब जिस दिन पढ़ा उस दिन बोला था कि लास्ट क्लास तक चलेगा ये। और अभी फर्स्ट आ रहा है सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिए और जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। ठीक है, चलिए तो सीधा सा पार्ट 11 आर्टिकल वगैरह सब देख लेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन पार्ट 11, जोर से एक बार बोलो यस और नो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहला है कि मतलब सीधा सा बात है कि सर सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या होगा, कि कौन से टॉपिक पे कौन से काम सेंट्रल करेगा, कौन सा स्टेट करेगा, कौन सा ऐसा है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों करेगा। सुन पा रहे मेरी बात। 3 लिस्ट बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट बताया था ना। यूनियन लिस्ट क्या था, जिसमें केंद्र कानून बनाए। कॉनकरेंट क्या था, जिसमें दोनों बनाए। स्टेट लिस्ट क्या, जिसमें स्टेट बनाए। अरे है ना, वही राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अब ये तीनों पार्ट तो हैं ही आपके साथ। अब उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि सर कैसे भी करके इन तीनों में से कौन कौन सा चीज़ आएगा, कौन नहीं आएगा, इस पे फोकस करना है आपको। तो पहले आ जाओ, जीवन का आनंद लो। वहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इट सिंपली मीन्स दैट। देखो सेंटर स्टेट का रिलेशन क्या है, इसको पूरा छोटा चैप्टर है, ये छोटा है, लेकिन सर इसमें पूरा इस्तेमाल है पीछे का। क्योंकि जो जो राज्यसभा पढ़ा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पढ़ा है, सब में तो केंद्र और राज्य का संबंध था ही, आएगा ही आएगा। तो कहने के लिए सेंटर स्टेट रिलेशन एक छोटा चैप्टर है। और लक्ष्मीकांत में अगर आप रीड करते हैं ना, तो लक्ष्मीकांत में रीड करेंगे तो लगभग आई थिंक वही 10-12 पेज 15 पेज का है, बस उसके बाद खत्म है। लेकिन सर उस 10-12 पेज को कैसे रिलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन पा रहे हो सब? पढ़ा लेना, जो से बोल लो। चलो अब आ जाओ नीचे। तो पहला है सर, इट सिंपली मीन्स दैट हाउ सेंटर वर्क्स एंड हाउ स्टेट वर्क्स एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर स्टेट रिलेशन का सिंपल एक मीनिंग है कि सर कैसे सेंटर वर्क करेगा, स्टेट कैसे वर्क करेगा, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करके कैसे चलेगा। तो पहला पॉइंट आ जाओ प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए कुछ टॉपिक लिखा है जिसको ध्यान देना है। जो जो जहां जहां जिस टॉपिक में भी प्रीलिम्स के लिए लिखा हूं, प्रीलिम्स के लिए वो टॉपिक ज्यादा फोकस करते जाना, फिर मेंस के समय रिवीजन समय पूरा का पूरा करते जाएंगे। तो प्रीलिम्स में लिखा हुआ है पहला, बेसिक्स ऑफ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन। मतलब सर लेजिस्लेटिव, वही बोला था ना कि आखिर सेंटर और स्टेट में जो आपका विधायिका, उसका क्या रोल है। अच्छा, पैसे से लेन देन का क्या है। उसके बाद सर फाइनेंशियल के बाद एक और है, क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक सेवा कैसे चलेगा केंद्र और राज्य के बीच में, ये। दूसरा नीचे पॉइंट, हाउ सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स, कुछ एक्सेप्शन कि सर राज्य के सूची में होते हुए भी सेंटर ही सिर्फ कानून बना पाता है, कुछ एक्सेप्शंस है, उसको क्या है। तो 3-4 चीजें हैं, जैसे इमरजेंसी लागू करना। तो ये सब चीजें जो है ये प्रीलिम्स के लिए काम आएगा, बाकी सर मेंस के लिए। नीचे आइए, मेंस में लिखा हुआ है राइट साइड में, आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, हाउ कैन वी स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, रोल ऑफ नीति आयोग इन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। ये मेंस का टॉपिक है, राइट साइड में रखेंगे। तो जरा नीचे आइए, पहला स्टार्ट कर रहे हैं सर प्रीलिम्स के लिए। मतलब इधर सेंटर और स्टेट का रिलेशन देख रहे हैं लेजिस्लेशंस के बिहाफ पे, मतलब विधायिका के तौर पे। तो पहला पॉइंट देखते जाओ, और सर एक क्विक आज ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए ध्यान देते जाना और सुनते जाना। थोड़ा भी पेज 208
अगर थोड़ा भी इधर उधर अब गए निद्रा के मुद्रा में तो सर आगे आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। आ जाओ 208 पहला है, सबसे पहला लेजिस्लेटिव का रिलेशन 245 से कितना 256 लेजिस्लेटिव रिलेशन मतलब सेंटर और स्टेट का लेजिस्लेटिव का रिलेशन 245 से 256 तक फिलहाल है। क्या आर्टिकल के लिए चिंता नहीं करना है, आर्टिकल के लिए दिमाग में आ जाएगा सब। नीचे हु हैज लॉ मेकिंग पावर ओवर व्हाट, किसके पास क्या क्या पावर है लॉ मेकिंग का, किस किस चीज पे। पहला पॉइंट यूनियन लिस्ट पता है आपको, कौन बनाएगा पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट ओनली स्टेट लेजिस्लेचर एंड कॉन्करेंट लिस्ट दोनों बनाएंगे। नीचे आ जाइए, कोई स्टेट लॉ पहले से अगर था वैसा ही लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया तो मैंने आपको पहले भी वहां पढ़ाया था कि सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स, कौन रूल 2, भले ही स्टेट में है लेकिन पार्लियामेंट ने उस पर हस्तक्षेप किया तो सर उसको क्या करेंगे रूल 2 डोमिनेट करेंगे। और पहले भी बताया हूं कि रूल 2 तो हर जगह सर आएगा। नीचे आइए, इफ सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ ऑलरेडी हैव एंड नो कॉन्फ्लिक्ट देन बोथ लॉ कोएग्जिस्ट टुगेदर। अगर सेंट्रल ने भी कानून बनाया इधर और स्टेट ने भी कानून बनाया, लेकिन सर अगर दोनों में कोई विवाद नहीं है तो दोनों कानून एग्जिस्ट करेगा। जैसे सीबीएसई बोर्ड भी है और जैसे स्टेट बोर्ड भी है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो सीबीएसई बोर्ड पे सेंटर भी बना रही है, स्टेट बोर्ड पे राज्य भी बना रही है और दोनों स्मूथली चल भी रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। पेज नंबर नेक्स्ट पे आइए 209। यूनियन लिस्ट में क्या क्या है, यहाँ पे मैं 2-3 चीजों से समझाऊंगा, बाकी डिटेल और आगे रीडिंग करते वक्त इसको कैप्चर कर लेंगे। तो यूनियन लिस्ट में आइए और सबसे पहले ध्यान दीजिए, फर्स्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी पे ओनली सेंटर कैन मेक इन लॉ। तो एटॉमिक एनर्जी पे सीधी सी बात है सर स्टेट काय बनाएगा। अब परमाणु बम और परमाणु हथियार एंड एवरीथिंग जो भी चीज़ है उस पर कौन डिसीजन लेगा, सेंटर। अच्छा पहले भी आपको बता चुका हूँ पैरा डिप्लोमेसी से पहले कि सर सेंटर ही तो किसी भी कंट्री से रिलेट करेगा, स्टेट थोड़ी ना रिलेट करेगा। और बताया नहीं था तो सर सेंटर तो जो सेंटर वाला काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब एटॉमिक बम और ये सब बनाना किसी राज्य का काम नहीं है, किसका काम है सेंटर का। नीचे आओ, स्टेट लिस्ट हेल्थ पे ओनली स्टेट कैन मेक लॉ। सर स्वास्थ्य सिर्फ राज्य के अंदर है, जैसे आयुष्मान भारत आप सुने तो आयुष्मान भारत सर केंद्र ने लिया है लेकिन राज्यों से पूछ के, राज्यों के सहमति से। अगर राज्य चाहे तो बोले कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, राज्य अगर चाहे ना कर सकता है क्योंकि हेल्थ किसके अंदर आता है, राज्य सूची के अंदर। अब सर हेल्थ अगर आ गया स्टेट लिस्ट के अंदर और हेल्थ स्टेट लिस्ट के अंदर आ गया और सेंटर ने फिर कानून बनाया तो आपको क्या लगता है बिना पूछे बना दिया होगा या पूछा होगा? सर बिना पूछे मतलब मजाल नहीं है। अब जरा नीचे आ जाइए, तो उसका जैसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, स्टेट कैन रिजेक्ट दिस डायरेक्टली कि हमको नहीं करना है ये सब। स्टेट चाहे तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकता है और ये जरूरी नहीं कि सर सारे स्टेट उसमें राजी हो। अब बिल्कुल, अब जरा राइट में आओ, हेल्थ वेलफेयर पे दैट इज हेल्थ गवर्नेंस पे ओनली स्टेट कैन मेक लॉ और ओनली स्टेट कैन मतलब सिर्फ राज्य कर सकता है, सेंटर का हक नहीं है। सर सेंटर करना चाहता है तो सभी राज्यों से परमिशन लेना चढ़ेगा और राज्य अगर चाहे कि हमारे पे यहाँ लागू नहीं होना चाहिए तो चाहे तो बिल्कुल नहीं लागू करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर नीचे आइए, कॉन्करेंट लिस्ट एजुकेशन, पहले भी बोला था ये, वहां पे एग्जांपल दिया था एजुकेशन। सर एजुकेशन पे पहले बोला, पहले तो सब स्टेट ही लिस्ट में था लेकिन राज्य केंद्र ने सर घुमा फिरा के इसको ले आया कॉन्करेंट लिस्ट में और वही 21A का देन है कि सर वो कॉन्करेंट लिस्ट में लाया पहले और फिर उसमें चेंज कर लिया। तो कॉन्करेंट लिस्ट एजुकेशन पे बोथ सेंटर कैन मेक लॉ बट व्हेन सेंटर टॉक्स अबाउट लैंग्वेज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर बात किया जाए कि भाषा ही या भाषा का तो सर फिर वहाँ पे सेंटर फिर वहाँ डोमिनेट करेगा। सेंटर ही डिसाइड करेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कौन सा भाषा पढ़ाया जाएगा कौन सा नहीं, कैसी होनी चाहिए नहीं, संस्कृत उर्दू हिंदी जो भी। सुन पा रहे? नीचे आइए, बट सेंटर प्रिवेल दैट इज स्टेट को मानना पड़ेगा बिकॉज एजुकेशन इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, दैट्स व्हाई सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉ एंड को एग्जिस्ट टुगेदर, दैट्स व्हाई सीबीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड को एग्जिस्ट टुगेदर। तो सर कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन है, सीबीएसई बोर्ड भी है और स्टेट बोर्ड भी है। अच्छा सब सुन पा रहे हो ना पक्का? अच्छा मतलब ऐसे ही सुस्त हो, अच्छा ठीक है। अब नीचे आना दूसरा, लैंड सर स्टेट लिस्ट के अंदर है, जमीन। इंडिया का सबसे भयानक विवाद और इंडिया का सबसे फेवरेट चीज सर जमीन, और कौन से लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में, जो काम नहीं आता और आप थोड़ा से में सिमट के रह जाते हैं, मरने के बाद तो एक गज भी नहीं मिलता। नीचे आइए, जिसके लिए पूरा जीवन भर लड़ते हैं। बट सेंटर सेड दैट लैंड इज इन स्टेट लिस्ट बट ट्रांसफर ऑफ लैंड इज इन सेंटर। लैंड भले स्टेट लिस्ट में है लेकिन ट्रांसफर करना है लैंड को तो सर वो सेंटर डिसाइड करेगा बॉस। समझ में आ रहा है मेरी बात? और टेरिटरी में मैं आपको पढ़ाया था, बिल्कुल, तो टेरिटरी में पढ़ाया था कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग से कितने लैंड किसको देने हैं किससे लेने हैं वो सेंटर डिसाइड करेगा, लेकिन लैंड है किस में? स्टेट लिस्ट में। तो सर थोड़ा दिमाग में रखिएगा। नीचे आइए, अब उसके बाद बिल्डर सेल, दो लैंड ही तो बात हो रही है। सो सेंटर ने सभी स्टेट को नोटिफाई किया कि आपको क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद एक है रेडा, RERA, रगड़ा नहीं है, रेडा है।
तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, और मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ बोल दे रहा हूँ, ये आगे का जो टॉपिक है पॉलिटी का, जैसे 5-6 क्लास या लगना है मैक्सिमम, उस क्लास में सर सबसे कमाल की बात है कि सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चन यही लास्ट से बनते हैं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है कॉन्सेप्चुअलिटी तो रहता ही है, प्लस सर शॉर्ट रहते हैं, धीरे धीरे एकदम डायरेक्ट कट टू कट क्वेश्चन से यहाँ से निकलते हैं, कट टू कट। इमरजेंसी का आर्टिकल पूछ लेगा, इमरजेंसी का प्रोविजन पूछ लेगा, एक्सेप्शन पूछ लेगा, धाए धाए निकलेगा, जुडिशरी पूछ लेगा, फिर CFI पूछ लेगा। तो यहाँ से सर ना ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ें ईजी हैं लेकिन बहुत कनेक्टेबल है। आगे नेक्स्ट, अब सर रेरा में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जब पास हुआ था, देन सभी स्टेट को नोटिफाई करना था। सिमिलरली सोशल सिक्योरिटी कोड, फिर इस पे बवाल मचने वाला है। सोशल सिक्योरिटी कोड क्या है कि सर वैसे सारे मजदूर, सारे स्टाफ जो काम है, जो एम्प्लॉय हैं, उनको किस ढंग से क्या दिया जाए, पेंशन स्कीम, कितना दिहाड़ी हो, क्या हो, और कितने दिन काम करे, कितना दिन नहीं काम करे, ये सब है सोशल सिक्योरिटी कोड। जैसे लेबर कोड, इसी सब के अंदर आएगा कि सर 4 दिन काम करिएगा, 3 दिन आराम, समझ रहे हैं, लेकिन 4 दिन खटिएगा, कितना घंटा वो आप पे डिपेंड करता है। तो सर ये जो चीज़ है ना, ये सोशल सिक्योरिटी कोड, ये सब सेंटर ने बनाया जरूर है लेकिन स्टेट से पूछ के बनाया है, क्योंकि ये सब कुछ कहाँ है, स्टेट लिस्ट में। सुन पा रहे हैं? और सोशल सिक्योरिटी कोड का क्या मतलब सर, सोशली आपको कितना सिक्योरिटी मिला है। आप एक वर्कर को एक दिन में दिहाड़ी 300 देते हैं, सर उसको 300 में नहीं चलता काम, आपने बोला 4 दिन काम करें, नहीं चलता काम। तो ये सब कुछ डिसाइड कौन कर रहा है, सेंटर, लेकिन बिना स्टेट के पूछे नहीं कर सकता है। तो 2 वर्ड याद रखना, एक रेरा और एक सोशल सिक्योरिटी कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा नीचे आइए, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अंडर सेंटर लिस्ट। तो सर कृषि, देखो यही है गेम सारा। अच्छा सीधा सा बात है, रूल 2 हर जगह आपको प्रिविलेज करेगा, सेंटर के टर्न स्टेट्स है, सब कुछ अगर हम स्टेट को दे दिए रहते तो सर वही बात हो जाता। आपको पहले से कारण पता है, चारों हम दे ही नहीं सकते थे, हमारे पास मजबूरी थी, हमारी सिचुएशन थी। कृषि से रिलेटेड काम स्टेट लिस्ट में है, लेकिन कृषि को मार्केटिंग करना है, प्रमोट, तो कौन करेगा, सेंटर। सर इसीलिए तो कृषि कानून बनाया सेंटर ने, फार्म बिल, कि सर ऐसे प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट लेवल की कॉर्पोरेट कंपनियां आएंगी, आपका सामान खरीदेंगी, मुकेश अंबानी आएंगे, सेब लेके जाएंगे। तो ये जो चीज़ है सर मार्केटिंग का, वो जिम्मेदारी किसका रहा, सेंटर का। लेकिन कृषि है सर स्टेट लिस्ट, सुन पा रहे हैं? आइए जरा नीचे। तो सर इज अंडर कॉन्करेंट, सॉरी मार्केटिंग इज अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, इसलिए सेंटर ने फार्म बिल भी बना दिया। लॉ एंड ऑर्डर, अब लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, इन स्टेट लिस्ट बट क्रिमिनल लॉ सच एज आईपीसी। लॉ एंड ऑर्डर भी सर स्टेट लिस्ट में है, लेकिन आईपीसी पे सुधार। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चले जाओ पीछे। लॉ एंड ऑर्डर सर स्टेट लिस्ट बट क्रिमिनल लॉ सच एज आईपीसी इन कॉन्करेंट लिस्ट, दैट्स व्हाई सेंटर ऑलवेज मेक अमेंडमेंट्स इन आईपीसी। सुनो ध्यान से, सर आईपीसी आपको वहां भी पढ़ाया था, और जो आपको एलजीबीटीक्यू पढ़ा रहा था उस समय भी बताया था मैंने। एलजीबीटीक्यू पढ़ाते समय क्या बोला था कि सर कौन सा सेक्शन था एलजीबीटीक्यू में, कौन सा सेक्शन था जिसके तहत ये किया गया था, जो बोला गया था कि हाँ सेक्शन 377, जो बोला गया था कि जो आपका होमोसेक्सुअलिटी है, बताया था ना कि सर उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया गया। तो आईपीसी में क्या चेंज कर दिया गया कि ये प्रावधान ही नहीं इसमें है, तो सर इस बिहाफ पे करोगे क्या। नीचे आ जाओ। तो सर एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट पे, बट एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। नीचे लॉ एंड ऑर्डर इज ऑल्सो इन स्टेट लिस्ट बट क्रिमिनल लॉ सच एज आईपीसी इज इन कॉन्करेंट लिस्ट एंड दैट्स व्हाई सेंटर ऑलवेज मेक अमेंडमेंट्स इन आईपीसी। तो सर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट में है, लेकिन सर उसके बाद आईपीसी और क्रिमिनल लॉ जनरली किसके है, सेंटर के अंदर। इसलिए सर आईपीसी में सुधार भी हुआ था, सेक्शन 377 में सेंटर किया, वो करेगा ही करेगा। नीचे एंटीसिपेटरी बिल, ये तो सुना हो गया एंटीसिपेटरी बिल, ये तो लड़ाई पीट होता रहता है गाँव में। तो लोग एंटीसिपेटरी मतलब आपको पहले से पता है कि पुलिस बड़ा परेशान करेगी, आपको मारेगी, लताड़ेगी, तो सर आप पहले ही से जाके बेल लेके आ जाते हैं। कहाँ से, हाई कोर्ट से। अच्छा नीचे वहाँ पे लिखा होगा हाई कोर्ट से, नहीं देखिए, अगर आपको लगता है कि पुलिस आपको अरेस्ट करके परेशान करेगी तो आप कोर्ट से पहले ही बेल ला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी बिल। सेंटर ने छूट दे दी तो सेंटर का लॉ तो चलेगा ही चलेगा, बट पैरेलली स्टेट भी अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। तो सेंटर ने भले ही छूट दे दिया आपको लॉ कर ले, लेकिन सर स्टेट का भी लॉ ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, राज्य का भी साथ साथ चलता ही रहेगा। जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड भी चल रहा है, बिहार बोर्ड भी चल रहा है। और एंटीसिपेटरी बिल का मतलब क्या है सर, सीधा एक ही मीनिंग है, आपको डर है पुलिस पकड़ेगी, ठुगाई करेगी जबरदस्त, और क्यूओ वारंटो वाला काम होगा। और इसलिए वहाँ पे सर आपको 2 चीज़ करना है, क्या कि आप पहले से कोर्ट गए, और कोई भी कोर्ट जा सकते हैं, जो नहीं कि आप हाई कोर्ट जाएं, कोर्ट से आप पहले ही एंटीसिपेटरी बिल रख सकते हैं कि सर पुलिस बड़ा मार मारेगा मेरे को। 210 पे आइए, एप्लीकेशन ऑफ रूल 2 टू लेजिस्लेटिव रिलेशन। रूल 2 मतलब एक्सेप्शन,
ऐसे कितने सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है सर वीवीआई प्रीलिम्स के लिए, सबसे ज्यादा है ये। मतलब एक्सेप्शन ऐसा क्या है जहां पे स्टेट का पावर होते हुए भी सेंटर का पावर लगेगा। अरे सुन पा रहे हो? अब नीचे आ जाओ। पहला इमरजेंसी, इमरजेंसी सर समझ रहे, इमरजेंसी सबसे फेवरेट। पहला नेशनल इमरजेंसी के समय, इन नेशनल इमरजेंसी सेंटर ग्रेटर देन स्टेट एंड स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट का नाम कोई चीज रहती ही नहीं है। दैट इज सेंटर कैन मेक ले अ लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ध्यान से समझना, पहला मैं क्या बोला हूं, एप्लीकेशन ऑफ रूल 2 टू लेजिस्लेटिव रिलेशंस। मतलब सर नेशनल इमरजेंसी जब लगे तो सारा का सारा पावर किसके पास आ गया? सेंटर के पास। स्टेट के पास जो पावर था सब गया तेल लेने, उसमें उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सारा का सारा बेकार। अब जरा नीचे आइए, दूसरा पॉइंट, राज्यसभा हैज पावर टू पास ए रिजोल्यूशन विथ 2/3 मेजोरिटी टू सेंटर इन नेशनल इंटरेस्ट टू मेक अ लॉ ऑन स्टेट लिस्ट बिकॉज राज्यसभा इज इलेक्टेड बाई इलेक्टेड एम। राज्यसभा के एमपी को कौन चुनता है? एमएलए। और एमएलए सर क्या है? मैंने बोला था राज्यसभा क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका? स्टेट, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो सर उस समय 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा पास करा लिया एक्सेप्शनली, और उस समय सारा पावर सर चला गया सेंटर के पास ही। किसके समय? नेशनल इमरजेंसी के समय। थर्ड पॉइंट है, व्हेन स्टेट रिक्वेस्टेड बाय पासिंग रेजोल्यूशन, पेज नंबर 210, व्हेन स्टेट रिक्वेस्टेड बाय पासिंग रेजोल्यूशन टू सेंटर दैट प्लीज मेक लॉ फॉर एटलीस्ट आवर स्टेट देन अलाउड। अगर सर मान लो स्टेट, राज्य जो है वो पर्टिकुलरली सिर्फ बोलता है कि नहीं सर हमारे लिए ही कम से कम कानून बना दीजिए, सिर्फ हमारे राज्य के लिए भी, तो सर कानून बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुन पा रहे? इधर देख लेना जरा। अभी मैं वापस एक बार जो लोग आए हैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो ताकि काम हो जाए। पेज नंबर 208 पे आएंगे, 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्या? कौन सा? सेंटर स्टेट रिलेशन। अब सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा रहे हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन में दो चीज मैंने बोला कि सर राज्य का केंद्र से क्या क्या संबंध है और उसके बाद क्या क्या उसमें चीजें होंगी क्या नहीं होगी देखना है। मैंने पहला बोला कि सर लेजिस्लेटिव संबंध भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध भी है, फाइनेंशियल संबंध भी है, हर तरीके से संबंध है भाई। तो सर उसमें पहला बात मैंने क्या बोला आपको कि लेजिस्लेटिव रिलेशन में बोला कि सेंटर ऐसा बहुत सारा चीज है जो कानून खुद पे बना तो सकती है। मैंने 3 लिस्ट बोला था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट में कानून अलग अलग बने हुए हैं। मैंने बताया कि सर स्टेट लिस्ट वाले पे स्टेट बनाएगा, कॉनकरेंट पे दोनों बनाएंगे, और सेंट्रल लिस्ट पे, यूनियन लिस्ट पे कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। अब आगे मैंने बताया आपको कि रेरा और एग्रीकल्चर ये सब बहुत सारे कुछ ऐसे स्टेट लिस्ट में हैं, लेकिन जैसे एग्रीकल्चर की बात बताई कि एग्रीकल्चर भले ही स्टेट लिस्ट में होगा, लेकिन एग्रीकल्चर का मार्केटिंग करना, उसको प्रमोट करना वो सेंटर करेगा। अब सर रेरा है क्या? रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। इस रियल एस्टेट क्या समझते हैं? लैंड वाला, जमीन। तो रियल एस्टेट जो स्टेट का होता है, ई वाला ये स्टेट है, ESTAT, जहां पे भी हो इसका मीनिंग समझ लेना सर, जमीन से संबंधित है रियल एस्टेट। और क्या है? रेगुलेशन एक्ट। तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के तहत लैंड जो है, लैंड भी आपके स्टेट लिस्ट के अंदर ही है, लेकिन मैंने बोला था कि लैंड को लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत सर उसको किसको देना है, कितना देना है, सेंटर डिसाइड करेगी। तो वो किसके तहत डिसाइड करेगी? रेरा के तहत, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। अब वो वापस नीचे आएंगे और पेज नंबर 210, एप्लीकेशन ऑफ रूल 2 टू लेजिस्लेटिव रिलेशन। मतलब क्या क्या एक्सेप्शन हो सकता है लेजिस्लेटिव में? 210। पहला इमरजेंसी, मैंने बोला अगर नेशनल इमरजेंसी हो तो सेंटर हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा स्टेट से। तो स्टेट लिस्ट में क्या है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम तमाम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा हैज पावर टू पास रिजोल्यूशन। राज्यसभा के पास पावर है कि रिजोल्यूशन पास कर सकता है विद 2/3 मेजोरिटी, क्योंकि राज्यसभा सर आया कहां से है? एमएलए द्वारा ही चुन के आया गया है। तीसरा पॉइंट, अब सर व्हेन सेंटर रिक्वेस्ट टू पास रिजोल्यूशन, अगर सॉरी स्टेट, अगर कोई भी राज्य रिक्वेस्ट करता है कि सर हमारे लिए सिर्फ रिजोल्यूशन हमारे लिए ही पास कर दीजिए और सिर्फ हमारे ही स्टेट में लागू हो, तो कोई तकलीफ नहीं है, आराम से हो सकता है। अब जरा नीचे नेक्स्ट आइए, फोर्थ पॉइंट, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, सेंटर कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट ऑन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन विदाउट आस्किंग द स्टेट। सर इंटरनेशनली कुछ भी अगर डिस्कशन करना है तो सेंटर राज्य से क्यों पूछेगा? वो खुद डिसाइड करेगा कि सर फॉरेन पॉलिसी क्या करना है, राज्य से थोड़ी ना पूछेगा। कौन डिसाइड करेगा? सेंटर डिसाइड करेगा। अब जरा नीचे है, सो दीज 4 आर द एक्सेप्शंस टू नॉर्मल लेजिस्लेटिव रिलेशन। ये 4 ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसमें सर कोई भी लिस्ट का काम नहीं आएगा। यहाँ हर जगह कौन ग्रेटर होगा? सेंटर। यही क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, इसलिए दिमाग में रख लीजिएगा। 4 चीज, पहला नेशनल इमरजेंसी, रिपीट कर लो, नेशनल इमरजेंसी, सेंटर ग्रेटर स्टेट्स। अगर उसके बाद सर राज्यसभा चाहे रिजोल्यूशन पास करा सकती है, कोई तकलीफ नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है? अगर स्टेट कोई चाहता है कि सर और किसी का कानून हो ना हो, मेरे लिए सिर्फ कानून बन जाए, तो सेंटर उस पर बना सकता है, सिर्फ एक राज्य के लिए भी बना सकता है।
फोर्थ पॉइंट, इंटरनेशनली कुछ भी किसी से अगर रिलेट करना है सेंटर करेगी, उसमें स्टेट का कोई सर रोल नहीं है। नीचे आइए, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो सर आप प्रशासनिक केंद्र में देखिए आर्टिकल 256 से 263 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है, जरा ध्यान से गौर फरमाइए। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इज ऑलवेज डिराइव फ्रॉम लेजिस्लेटिव पावर। सर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो भी आता है वो लेजिस्लेटिव पावर से ही आता है। अगर आप प्रशासनिक, अगर आपको लेजिस्लेटिव ने नहीं दिया है पावर, सपोज, तो अगर लेजिस्लेटिव ने पावर नहीं दिया है तो सर आप काम कैसे करेंगे? जैसे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में आईएएस है तो आईएएस को भी तो पावर मिला है, तभी तो आईएएस है। और पावर कहाँ से मिला है? लेजिस्लेटिव से। लेजिस्लेटिव जो बोलेगा सर, जो पावर दिया है उसके हिसाब से काम करेगा। पहला सर, सिनारियो बाय विच वी बाईपास द स्टेट, पहला क्या क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज, AIS। अब ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट है। और मैं आपको पहले ही बताया था IFS और एक बोला था IFOS, दोनों में फर्क है। तो IFS जो है इंडियन फॉरेन सर्विस है, विदेश सेवा, और सर यहाँ राजदूत बनिएगा। और ये IFOS है, इसमें जंगल में राजदूत बनिएगा, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो सर ये भी सेम ही होता है, प्रीलिम्स का पेपर इनका और इनका, सर ध्यान से रखिएगा, इनका एक अलग एक्स्ट्रा पेपर आता है और होता अलग है पेपर प्रीलिम्स का, लेकिन बाकी मेंस और इंटरव्यू समान रूप से होता है। क्योंकि सर फॉरेस्ट वाले हैं तो कुछ अलग तो होना ही चाहिए, तो वहाँ उनका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और उसका एक एक्स्ट्रा पेपर अलग होता है। तो दो चीज़, बाकी प्रीलिम्स वगैरह दिमाग में कट, सीसेट वगैरह का पेपर सब सेम रहता है, मेंस का भी पेपर सेम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू भी सेम रहता है। तो अगर आप जंगल में जाना चाहते हैं और जंगली से बहुत प्यार है, सुअर से और सभी लोग से, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। सारे मतलब जानवरों से अगर बहुत लगाव है, जानवरों में रहना चाहते हैं आप जा सकते हैं, तो आप IFOS चूज सकते हैं। सर बात मुद्दे का ये है कि 3 सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस में 3 बोला, IAS, IPS और IFS। नहीं सर, IFOS है, देखो नोट्स में क्या है, IFOS, ओ छोटा लिखा रहता है, बड़ा नहीं लिखा रहता है, ठीक है। अब सर ये तीनों सर्विस का कंडीशन स्टेट लिस्ट पे है। मैंने बोला था कि आप जब IAS निकालते हो, लवासना में जाओगे तो सारा खर्चा स्टेट देगा, लेकिन काम करोगे केंद्र के लिए। सुन पा मेरी बात? मजेदार चीज है, इससे बड़ी और क्या चाहिए। जरा नीचे आइए सर, सेंट्रल सर्विसेज में पहले नियम क्या है उसके हिसाब से देख लो। ऑल इंडिया सर्विसेज, इसीलिए सर जब IAS को हम लोग बहुत सारे नाम से बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज भी बोलते हैं, UPSC भी बोलते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब सर आप सेंट्रल लेवल पे काम कर रहे हो, बिल्कुल टॉप ऑफ द लेवल, आप स्टेट पे हो ही नहीं, आप सीधा सेंटर से रिपोर्ट कर रहे हो। तो पहला बात, अगर आप IAS बन रहे हैं, नीचे देखिए उसमें रिक्रूटमेंट आपका प्लस आपका रिमूवल प्लस सर्विस कंडीशन ऑल डन बाई सेंटर। यहाँ तक कि प्रमोशन वगैरह जो भी करेगा वो सेंटर करेगा। तो प्रमोशन वगैरह जितना भी है, आप सर IAS से उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी बन रहे हैं, सब प्रमोशन सर सेंटर के द्वारा ही हो पाएगा। जरा नीचे आइए, RBI इज ऑल्सो ए सेंट्रल सर्विस। तो आपको ही पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्या है? सेंट्रल सर्विस है। स्टेट सर्विस है क्या है? नहीं सर, सभी बैंकों का बैंक, बैंकों का बाप। नीचे स्टेट सर्विसेज, रिक्रूटमेंट प्लस रिमूवल प्लस सर्विस कंडीशन ऑल डन बाई स्टेट। तो स्टेट सर्विसेज जैसे वही PCS, अब BPSC का पेपर दे रहे हैं सर, स्टेट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, स्टेट ही सैलरी देगी, स्टेट ही सब कुछ देगी। अब IAS के काम में स्टेट क्यों दखल अंदाजी करेगा? अरे ये क्या, देखो आपको या किसी को डांटने वाली बात से, उसका हस्तक्षेप से क्या मतलब है? काम तो देखो, अब IAS आ रहा है, नहीं, अब IAS आ रहा है, तो IAS आ रहा है तो अब सेंटर के लिए वो सेंटर उसका जिम्मेदारी है। काम कर रहा है कहाँ? राज्य में। अब काम अगर राज्य में कर रहा है तो राज्य में क्या सेंटर का लोग बैठे हुए हैं कि राज्य के लोग बैठे हुए हैं? तो मैंने क्या बोला, रिक्रूटमेंट, उसका रिमूवल मतलब उसका अपॉइंटमेंट, उसका हटाना, उसको जोड़ना, उसका प्रमोशन सेंटर कर रहा है, लेकिन काम जहाँ करेगा तो ऑर्डर तो उसी हिसाब से फॉलो करेगा ना जो CM बोलेगा। अब CM ने बोल दिया IAS को, CM आया तो IAS की जिम्मेदारी है कि वहाँ का पूरा रोड साफ सुथरा करवाए, वहाँ पे मेंटेन करे, वो तो काम वहीं पे कर रहा है। लेकिन उसका अगर सैलरी की बात हो, उसका अगर रिक्रूटमेंट का बात हो, उसका अगर प्रमोशन का बात हो, तो कौन करेगा? सेंटर। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे आया तो जवाबदेही नहीं है, अब DM बन गया तो इसका मतलब तो क्या है, तुम CM को अरे विधायक आके लताड़ के चल जाएगा तुमको, तो तुमको तो आके जो जवाब देगा ही जाएगा। लेकिन तुमको क्या है कि हम बोल रहे हैं रिक्रूटमेंट तुम्हारा जो हुआ है वो सेंटर किया है, प्रमोशन भी सेंटर करेगा, सैलरी वाला सारा डिपार्टमेंट कौन करेगा? सेंटर करेगा। लेकिन जब आप काम क्या 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 स्टेट का, अरे भाई तो स्टेट के लिए ना काम कर रहे हैं, आप काम करोगे तो सबका फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा और राज्य का फायदा होगा। नीचे अब एडमिनिस्ट्रेटिव में सर सबसे पहला है ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 चीज, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों का सर प्रमोशन और सारा कुछ सेंट्रल सर्विसेज कर रहा है। स्टेट में जो भी होगा PCS जुडिशियल, स्टेट ऑन PSU।
अब सर बहुत सारे हैं कि राज्य का अपना पीएसयू है। पीएसयू क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट। बहुत सारे, जैसे मान लो अगर इंडियन ऑयल है तो इंडियन ऑयल है, उसके आगे भारत पेट्रोलियम आ जाओ, तो मान लो राज्य का अगर उसके अंदर वो है पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो सर पब्लिक स्टेट के हिसाब से काम चलेगा, सीधा बात है। अगर बीपीएससी आप एग्जाम है दे रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा प्रमोशन, आपका पूरा सैलरी रिक्रूटमेंट कौन करेगा? तो बिहार गवर्नमेंट करेगी। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, 211 मैक्सिमम को लवासना बुलाया जाता है। जब आप आईएएस अगर बनते हैं तो सर आपको क्या लगता है, जैसे मान लो 1 से 1000 तक का सिलेक्शन हुआ, अगर 1000 तक के सिलेक्शन हुए तो सब तो आईएएस बन नहीं जाएंगे, तो सबको तो लवासना बुलाया भी नहीं जाएगा। तो सर क्या किया जाता है? मैक्सिमम को कोशिश किया जाता है लवासना बुलाने का, लेकिन सर वहाँ भी तो सीट लिमिटेड है, तो लवासना बुलाया गया मैक्सिमम को। बट आईएएस को जनरली लवासना बुलाया जाएगा, आईपीएस को एसवीपीएन हैदराबाद श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी वहाँ बुलाया जाता है। आईआरएस बनिएगा तो फरीदाबाद में ट्रेनिंग होती है, और आईआरटीएस बनते हैं तो लखनऊ में ट्रेनिंग होती है। जनरली हर आईएएस लवासना नहीं जाता है, तो आपके रैंक भी डिसाइड करता है कि आप कहाँ जाएंगे। अगर आप आईआरएस बनते हैं तो सर फरीदाबाद में जाके घूम के आइए। आईआरटीएस है इंडियन रेलवे ट्रैफिकिंग सर्विस, तो रेलवे के अंदर आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। 25 से ज़्यादा सर्विसेज होते हैं आईएएस के अंदर, डिपेंड करता है आपके रैंक के हिसाब से क्या मिल रहा है। सुन पा रहे हैं? तो अगर आप सबसे टॉप रैंकर हैं, होल्डर है, 1 से 100 के बीच में अगर आते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप लवासना चले जाइएगा। लेकिन अगर आपको मान लो मन कर रहा है कि नहीं सर हम आईआरएस ले लें, अब कोई जल्दी तो आईएएस लेना नहीं चाहेगा, अब कोई आईएएस निकाले तो आईआरएस काहे लेना चाहेगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं क्या 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 बीपीएससी वाला सर कहाँ जाएगा? बिहार से बाहर कहाँ जाएगा वो? तो बताओ कहाँ जाएगा? देखो बीपीएससी का जो भी ट्रेनिंग होता है वो सर हमेशा ज़्यादातर आपको पर्टिकुलरली स्टेट के कैपिटल में उसकी ट्रेनिंग होगी, बट स्टेट के कैपिटल पे भी डिपेंड करता है कुछ चाहे नहीं। नियम ये कहता है कि अगर आप बीपीएससी की जो भी ट्रेनिंग होगी आपका होगा वहीं पे जो कैपिटल के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर वहाँ पे उसको सुख सुविधा ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है तो अलग ढंग से किया जाता है। अब जैसे गया, नवादा, और एक सेंटर नहीं है सर, और भी 3-4 ऐसे सेंटर है जहाँ किया जाता है। जैसे एसआई का ट्रेनिंग आप लोग वो क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर वाला, वही तो सब इंस्पेक्टर का आप देखेंगे तो राजगीर भेज देगा। अब जबकि नियम के हिसाब से राजगीर सर सुटेबल प्लेस नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से भेज देगा। ठीक है, कहाँ बोल रहे हैं? अब 2 चीज ध्यान देना, नीचे आ जाओ। पहला है सर मान लो मैक्सिमम को अगर लवासना बुलाया जाता है, मैक्सिमम के अलावा और भी चीजें उसमें। अब 2 चीज ध्यान देना, पहले फर्स्ट कि एआईएस का ट्रेनिंग खर्च, एंड जब स्टेट में एज ए ट्रेनी काम कर रहे होते हैं देन उनकी सैलरी एंड ऑल सब स्टेट देता है। मान लीजिए आफ्टर 9 से 10 ईयर दे विल वर्क फॉर सेंटर, देन स्टेट से परमिशन लेना होगा सेंटर को, फिर सेंटर सैलरी देगी। अगर सर आप 5 से 10 साल बाद फिर अगर जाते हैं तो आप राज्य में काम करो तो राज्य से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। बिना, अब ऐसा नहीं है कि सर आप अगर यहाँ पे काम करो तो कम से कम इतना प्रिविलेज तो राज्य को दोगे ना सर, क्योंकि आके आपके यहाँ काम कर रहा है, और अगर आपके यहाँ काम कर रहा है तो आप उससे पूछ के तो जाओगे। मतलब वही बात हो गई कि आप राज्य के अंदर काम कर रहे हैं और सर कहीं जाना है तो एटलीस्ट आपको सेंटर अगर रिक्रूट कर रही है तो राज्य परमिशन लेटर लिख के देगी बेटा कि तुम जाओ या नहीं जाओ। अब दूसरा नीचे नेक्स्ट मिलिट्री का है सर, मिलिट्री मूवमेंट, कैंटोनमेंट, अकाउंट चेक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मिलिट्री का सर सेंट्रल ग्रेटर स्टेट्स पहला है आईडीएएस, दिख पा रहा है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, और आईडीईएस इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस। ये ऐसे 4 चीज हैं जिसके अंदर बोथ आर सेंट्रल सर्विसेज के अंदर होता है। उसके नीचे आएंगे कैंटोनमेंट इन डिस्ट्रिक्ट इज अंडर आईडीईएस। तो कैंटोनमेंट इन डिस्ट्रिक्ट इज अंडर आईडीईएस मतलब क्या है? कैंटोनमेंट क्या है सर? आप देखेंगे मिलिट्री का ज्यादातर कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, जैसे एसएसबी है या मान लो वो उसको बोलते हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है, तो जितना सारा होता है मिलिट्री कैंटोनमेंट बोर्ड होता है। जैसे एसएसबी जितना सारा इंडिया डिफेंस और उसके थ्रू आप जाते हैं तो आपका जितना भी एसएसबी का होता है उसमें कैंटोनमेंट जो लिखा रहता है। ये आर्मी से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको कैंटोनमेंट ही बोलते हैं। कैंटोनमेंट शब्द हालांकि हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि रेलवे का और आपका जितना सारा रेलवे कॉलोनी है वहाँ लाइट रहेगी, आपके यहाँ लाइट हो सकता है ना रहे, लेकिन रेलवे कॉलोनी में लाइट होगी या रेलवे स्टेशन में मैक्सिमम चांसेस लाइट होगी, क्योंकि उनका अपना अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चलता है, और इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। नीचे आइए। तो सर रेलवे सिंस आईआरटीएस ये ओवरराइड बाय सेंटर, देन रेलवे से रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर, हाउसिंग। शहर में बिजली हो नहीं हो बट रेलवे कॉलोनी में एंड रेलवे स्टेशन पर हमेशा ही बिजली रहती है। तो सर आप कोशिश कर सकते हैं जब आपके घर पर रेलवे ना हो तो कुछ ऐसे लोग से दोस्ती करिए जो रेलवे कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है ना, ताकि सर काम हो जाए। स्टेशन पे आप जाएंगे तो स्टेशन पे मिल जाएगा, लेकिन स्टेशन पे हर जगह नहीं मिलेगा। खैर नीचे आइए। उसके बाद सिंस आईआरटीएस इज ओवरराइड बाय सेंटर देन रेलवे से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दिमाग में रखिएगा क्योंकि उनका अलग चलता है सर। तो शहर में बिजली हो नहीं हो रेलवे कॉलोनी में जा सकते हैं। यहाँ रेलवे कॉलोनी है क्या कहीं मोतिहारी में? कहाँ है रेलवे कॉलोनी? स्टेशन के पास रेलवे कॉलोनी है ना, क्वार्टर। चलो नहीं, ये कॉलोनी भी अलग होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिक विद्युत कॉलोनी भी अलग होता है,
ठीक है, रेलवे कॉलोनी अलग होता है, खैर कोई बात नहीं। नीचे है लैंग्वेज, कास्ट और प्रमोशन। सर अगर लैंग्वेज को या कास्ट को प्रमोट करना हो तो वहां सेंटर का ही लॉ लगेगा, सिर्फ सेंटर का, किसी और का लॉ नहीं लगेगा। अब जरा नीचे आ जाओ। इन लैंग्वेज प्रमोशन और कास्ट प्रमोशन सेंटर कैन ओवरराइड द स्टेट बिकॉज इन फंडामेंटल राइट इट इज गिवन दैट सेंटर कैन डू इट टू प्रमोट लैंग्वेज एंड कास्ट। फाइनेंशियल रिलेशन 268 से 293 आर्टिकल के अंदर आता है। पहला है दैट इज पैसा सेंटर लगाएगा वो सेंटर के पास जाएगा, जो स्टेट लगाएगा वो स्टेट के पास जाएगा। लेकिन सर कुछ चीज़ और भी है। पहला यूनिफॉर्म टैक्स जीएसटी, और पहले भी बताया था वहाँ जीएसटी दोनों शेयर करेंगे, सिर्फ एक नहीं सर। जो भी टैक्स आया है तो जीएसटी में स्टेट को भी मिलेगा जितना शेयर होल्डिंग है और सेंटर को भी मिलेगा। नीचे फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यूरिंग दिस सेंटर कैन से टू स्टेट की इसकी सैलरी घटा दो। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रहा है सर पैसे के कारण, तो वहाँ पे सर बोला जा सकता है कि इनकी सैलरी घटा दीजिए या कम कर दीजिए। जैसे मान लो पैंडेमिक कोरोना के समय भी अगर हुआ था, तो कोरोना के समय जो राज्य के थे उन लोगों को बोला गया था कि सर आपको इस महीने की सैलरी है तो कम मिलेगी या कुछ कट के मिलेगी। बहुत टीचर का भी कटा था उसमें, बहुत टीचर को कम करके भी मिला था। तो ये सेंटर कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब पैसे की उस तरह से दिक्कत अगर आए तो किया जा सकता है, लेकिन कौन करेगा? सेंटर की स्टेट, सेंटर करेगा। अब सर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। और दोनों चीज़ें सर अगर दोनों से टैक्स आ रहा है तो सेंटर प्लस स्टेट दोनों शेयर करेंगे, सिर्फ सेंटर ही मलाई नहीं खाएगा। पेज नंबर 212 इमरजेंसी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे और यहाँ ध्यान से समझेंगे। 212 इट इज़ नथिंग बट सेंटर ग्रेटर देन स्टेट। सिर्फ एक बार मैं 2 मिनट दे रहा हूँ इधर, बस सिर्फ एक बार रीड करो, खाली बस सिर्फ एक बार रीड कर लो जल्दी से, क्विक। हो गया, रीड किए थोड़ा? चलो देख लो इधर ध्यान से। अब नेक्स्ट, पहले सबसे फर्स्ट इमरजेंसी। तो इमरजेंसी इज नथिंग बट सेंटर ग्रेटर देन स्टेट। इसका मीनिंग सिंपल है, इमरजेंसी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें सर सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा, बाकी और कोई नहीं बड़ा होगा। और कारण है इमरजेंसी लगाने का। सर इमरजेंसी लगाया जैसे ही आपका काम आसान हो गया। फर्स्ट क्या, सेंटर पूरा पावर में आया और इसीलिए इंदिरा गांधी का फेमस है सर अब जैसे इमरजेंसी लगाए सेंटर ग्रेटर देन स्टेट हो गया, जो मन सर वहाँ पे तिगड़ बिगड़ कर लो। और पहले ही बताया था आपको, ऑर्डिनेंस पढ़ा चुका हूँ मैं, अध्यादेश पढ़ाया था नहीं पढ़ाया? जोर से बोले, ऐसा नो। ऑर्डिनेंस में क्या बोला था सर? ऑर्डिनेंस में भी काम वही करना है लगभग, टेम्पररी लॉ जरूर है, लेकिन ऑर्डिनेंस में भी सर होता है सर जबरदस्ती। ट्रिपल तलाक वगैरह तो ऑर्डिनेंस में ही पास हुआ है। अब जरा नीचे आ जाइए। पहला है नेशनल इमरजेंसी। 3 टाइप का इमरजेंसी जनरली होता है, बाकी अलग अलग टाइप है, लेकिन मेनली 3। नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद है प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी। आप उसको या तो प्रेसिडेंट रूल बोलो या स्टेट इमरजेंसी बोलो, जिसको 356 के नाम से बहुत फेमस है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। तो ये तीनों बहुत फेमस है, ठीक है सर। अब ध्यान से 2-3 बातों का ख्याल रखना। सबसे फर्स्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी से पहले क्या? नेशनल इमरजेंसी, फिर क्या? फाइनेंशियल इमरजेंसी, और थर्ड आपका मान लो या प्रेसिडेंट रूल या उसका। तो प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल याद रखना कौन सा? 356, फाइनेंशियल का 360, और उसके बाद सर आपका बच गया नेशनल इमरजेंसी 352। अगर देखोगे तो 4 के अपेक्षा गैप है, 352, 356, 360। तो सर उसी तरह से याद रख लेना, नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद प्रेसिडेंशियल, उसके बाद फिर कौन? आपका फाइनेंशियल हो गया। तो 352, 356 और 360, 4 के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना। अब नीचे आ जाओ। पहला नेशनल इमरजेंसी देख लो, 352 कौन कौन से कंडीशन में रख सकता है? पहला है इन 3 कंडीशन, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेवेलियन। मतलब कि सर अगर वार हुआ है या एक्सटर्नल अटैक हुआ है या आर्म रेवेलियन, आर्म नक्सलिज्म टाइप। अब सर उसमें आर्म रेबेलियन बहुत तरीके से हो सकता है, या तो आर्मी भी डिफेंस का वैसा काम कर दे, या नक्सलिज्म हो जाए। और नक्सलिज्म इज नथिंग लाइक दैट, सिंपल है कि अपने ही लोग, बस सीधा सी बात है, उतारू हो जाए गवर्नमेंट को उतारने पे, बस उतना दिमाग में रखिएगा। अब नीचे है यूज्ड थ्राइस, 3 बार इस्तेमाल हुआ है सर नेशनल इमरजेंसी। 1961 नहीं, 62, 71 और 75। तो सर 62 में क्यों? चाइना कॉन्फ्लिक्ट, 71 पाकिस्तान से बांग्लादेश,
और सर बच गया क्या 75 इंदिरा गांधी। अब सर 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा, 62, 71, 75 3 बार लागू हुआ है। कौन सा इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब सर ध्यान देना, अब ध्यान देना, 3 के बाद नीचे आना, नीचे इट कैन बी अप्लाइड इन होल कंट्री एंड स्पेसिफिक रीजन ऑल्सो। तो सर ये या तो पूरे कंट्री पे भी अप्लाई हो सकता है या कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में भी अप्लाई हो सकता है। मतलब सर ये सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा देश में होगा और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर किसी स्टेट में होगा। मतलब ये पूरा भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है। सुन पा रहे हैं? तो ये जरूरी नहीं है कि कंप्लीट होगा। नीचे आइए। अब सर इंदिरा गांधी एरा के नाम से फेमस है इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के एरा से फेमस है। अच्छा, आप लोग जो पूछे थे ट्रेनिंग का, किसका पूछे थे? बीपीएससी का पूछे थे कि एसआई का? तो बीपीएससी एसआई सबका मतलब देखो नियम के अकॉर्डिंग पटना ही होना है, पटना ही होता है जनरली, लेकिन राजगीर में उसको सारे को भेजा जाता है। सब चीज़ का अधिकतर से ज़्यादा चीज़ राजगीर में ही भेजा जाएगा, चाहे वो एसआई हो चाहे बीपीएससी हो। अधिकतर ट्रेनिंग को जनरली राजगीर भेजा जाता है। कुछ ऐसे भी ट्रेनिंग होते हैं जिनका पटना में भी होता है। राजगीर होने का बहुत सारा कारण है। राजगीर एक तो पहली बात सर जो स्पॉट है, जिस ढंग से गया में भी कुछ लोगों की ट्रेनिंग होती है, लेकिन गया में किसकी ट्रेनिंग होती है? बिहार पुलिस वाले की। तो ट्रेनिंग अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर सर्विसेज को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ऐसे जगह पे होता है जो थोड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी हो। जैसे फरीदाबाद एक जगह इंडस्ट्रियल एरिया है, आईआरएस का दूर दूर तक सर क्यों वहाँ पे ट्रेनिंग लिया जाता है? क्योंकि रेवेन्यू सर्विस है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। बिहार में सर ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया कुछ है नहीं, वहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है कि बेटा राजगीर लेके जाओ, थोड़ा घुमाओ। और अब तो राजगीर में सर ऐसा फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है, मुझे अच्छा भी लगा कि नीतीश कुमार ने जो राजगीर को प्रमोट किया है वो बहुत अच्छा प्रमोट किया है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जरूरी है कि आप अपने चीज़ों को थोड़ा प्रमोट करिए, नहीं तो सर टूरिस्ट कहाँ से आएंगे? आप अगर गंदा रखिएगा केसरिया स्तूप और सब कुछ, तो आप क्या है, कोई आना नहीं चाहेगा, स्तूप देख के चले जाएंगे। अच्छा वही अगर आप जाएंगे यहाँ पे लौड़िया के पास, चाहे एक और कौन सा है, सारना कुछ है पता नहीं, मैं ध्यान, बेतिया में जो है आपका, तो वहाँ पे भी जहाँ नंदनगढ़ चाहे उस, तो सर मेंटेन अच्छा कर दिया है। अगर केसरिया वाला चीज़ को उसी को मेंटेन कर दिया जाए, बढ़िया आप यूज़ कर लेंगे। जैसे मोती झील को आप अगर बढ़िया बना दे रहे हैं, बढ़िया सर वहाँ से आप पैसा जनरेट कर लीजिएगा। आप देखिए उसके बाद रात में देखिएगा वो चमक जाएगा, फिर हो जाएगा, वहाँ से भी पैसे आ जाएंगे, 5 रुपये 10 रुपये। तो आपको प्रमोट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोट कीजिए। आप अपने पोखरा को भी बना सकते हैं। तो सर दिमाग में रखिएगा, सारे ट्रेनिंग जनरली बिहार से रिलेटेड ज़्यादातर का नाम राजगीर। हालांकि ये सब रटा हुआ चीज़ होता है, बेसिक चीज़ होता है। लोग ज़्यादातर आम आदमी लोग ज़्यादा इसी में इंटरेस्टेड होता है, ट्रेनिंग कहाँ हो खेला, सैलरी कितना बा। जबकि सर बीपीएससी और यूपीएससी का सैलरी कोई मैटर ही नहीं करता है। सैलरी के लिए अगर कोई आईएएस बन रहा है, पहले ही बोला, वो कभी बन ही नहीं सकता है। आईएएस का सैलरी कभी नहीं पूछा जाता है, आईएएस तो बस पावर है जी। वहाँ सैलरी कहाँ कोई पूछता है कि तुम आईएएस का कितना, कोई नहीं। वो तो नॉर्मल आदमी के लिए सर यूट्यूबर्स वीडियो बना के भेजते रहते हैं, जान लीजिए कि राष्ट्रपति का कितना होता है आईएएस का। वो सर उनको अपना व्यूज़ बढ़ाना है उनको, बाकी सर ना तो कहीं से क्वेश्चन पूछने वाला एग्जाम में, नहीं कहीं नहीं पूछने वाला कि आईएएस का सैलरी बता दीजिए कितना है। उसको भाई पावर से मतलब है। सैलरी अगर देखना तो प्राइवेट जॉब में जाइए और टीचर लोग से पूछे कि वो लोग रोते रहते हैं। नीचे आइए। फाइनेंशियल इमरजेंसी में सर पहला नेशनल इमरजेंसी, रिपीट कर लो, 3 कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वार, उसके बाद एक्सटर्नल एग्रेशन और उसके बाद आर्म रिवेलियन। ये 3 मेन कंडीशन है जिसके तहत सर लगाया जा सकता है। अभी तक 3 बार लगाया गया है, 62, 71, 75। इंदिरा गांधी एरा फेमस है। उसके बाद बोले सर ये कहीं भी लगा सकता है, कुछ स्पेसिफिक एरिया में भी या पूरा ऑल ओवर इंडिया में। नीचे दूसरा पॉइंट, प्रेसिडेंट रूल 356 एक ही कंडीशन में लगाया सकता है, इन 1 कंडीशन। फर्स्ट, दैट इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट किसी का भी आधार बनाकर लगा सकता है, बोल देगा वायलेशन है, इसलिए मिस यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। देखो प्रेसिडेंट रूल सर इसलिए बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मशीनरी या वहाँ का गवर्नमेंट या वहाँ का सिस्टम अगर फेल हो रहा है तो सर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। बोला गया कि वहाँ के मान लीजिए सर बिहार में ठीक ठाक काम नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार, या उन पे चाहा जाए, ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि सर उन पे एलिगेशन लगा के और बोल देगा कि सर वायलेशन किया है संविधान का, तो सर आप इसका मिसयूज ज़्यादा कर ही सकते हैं। इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट पे भी डिपेंड करता है और सेंटर और कैबिनेट जो आपका है, COM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोग चाहे तो उन पे सर आराम से दबाव डाल के और बता देगा कि सर उस राज्य में वायलेशन हो रहा है, लगाइए कौन सा रूल, प्रेसिडेंट रूल। अच्छा इसीलिए सर 100 से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल यूज हुआ है, मतलब 100 टाइम से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सर मिसयूज होने का चांस यही है। नेशनल इमरजेंसी कहाँ से कर लोगे आप? 3 ही कंडीशन है, वार,
अटैक, आर्म रिवॉल्यूशन या एक्स्ट्रा, तो ये तीन ही कंडीशन आपका है। लेकिन यहाँ क्या है सर, आप बोल देंगे किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक हस्तक्षेप किया गया इस राज्य में, प्रेसिडेंट टेक ओवर कर रही है। अब सर 100 से ज्यादा, इसी का तो रूल है सर, इंदिरा गांधी ने भी यूज किया है, मैक्सिमम गवर्नमेंट यूज करती है प्रेसिडेंट रूल का जब उसको फायदा रहता है तब, नहीं चाहिए। इसलिए मोर देन 100 टाइम्स अप्लाइड स्टेट वाइज, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एक स्टेट में ही फेल होता है। तो सर ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सारे स्टेट में एक ही साथ फेल हो जाएगा, जिस स्टेट में हस्तक्षेप हुआ है सिर्फ वहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। ये चाहा जाए तो हर जगह भी लग सकता है, लेकिन एकदम से पूरा सिस्टम हर राज्य का फेल नहीं हो जाएगा। अब जैसे मान लो अभी चल रहा है केस, ज़्यादातर चांसेस ये है कि हो सकता है कि सर लग जाए, कहाँ, बंगाल में हो सकता है लग जाए, कोशिश चांसेस है, इसलिए क्योंकि सर अब पता चल गया कि घोटाला हुआ है, सब कुछ हुआ है। अब घोटाला हुआ तो उसमें बहुत कुछ तोड़ मड़ो होंगी, बहुत नए नए लोग निकलेंगे, बहुत नया नया चीज़ कांड आएगा। तो सर राज्य को सीधा सा बात है कि मौका ना दे, सरकार ये चाहेगी कि लगाओ और जितना सारा है उसके बाद सब कुछ इम्पोज करके अपना टैक्स वगैरह वहाँ से निकलवाओ, या जो है सर ब्लैक मनी निकलवाओ, चाहे तो कर सकती है, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है उस पर। नीचे आइए, फाइनेंशियल इमरजेंसी, थ्रेट टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नेवर इम्पोज। आज तक देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगा है, दिमाग में रख लीजिएगा, और ये सब रटने वाला चीज़ है, ग्रुप सेट में रटते हैं सब। यूजुअली नेशनली इम्पोज बट अनडिफाइंड, सर इसको भी जनरली कहा यही जाता है कि नेशनल इमरजेंसी की तरह ही है, लेकिन सर ये पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। फाइनेंशियल मतलब आप समझिए श्रीलंका का जो हालत है आज, तो सर कुछ कुछ राज्यों का भी हालत ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा कर्जा है, बहुत ज़्यादा। पंजाब में बहुत ज़्यादा कर्जा पंजाब पे है, महाराष्ट्र पे है सर, यूपी पे भी है, बिहार पे भी ठीक ठाक कर्जा है। मैंने हम लोग हैं थोड़े से नीचे है, लेकिन है सर 7-8 राज्यों पे बहुत कर्जा, जिसमें चांसेस है कि श्रीलंका की तरह हालत उनकी ना हो जाए। क्योंकि सर इस पर एक आया भी था, अभी रिपोर्ट आया भी था, जिसमें बोला गया था कि जो राजनीति करते हैं लोग, तो ये लोग क्या करते हैं सर, जीतने के लिए लुभावने ऑफर दे दिए कि बिजली बिल माफ़, पानी माफ़, उस पर सर साइकिल दे देंगे, मोटरसाइकिल दे देंगे, ये दे देंगे। तो इससे क्या होता है सर, लोड अल्टीमेटली तो आना ही है ना भाई, ये आपने अपने बाप के घर से थोड़ी दे दीजिएगा, वो सर हम ही लोग का पैसा आप तक है, जो वहाँ जाएगा वहाँ से आप दीजिएगा। इसके कारण सर आमदनी जो होता है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल, तो सेम वही चीज़ हो गया है बहुत सारे 7-8 राज्यों का, जिसमें चांसेस है कि श्रीलंका वाली स्थिति ना हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा, अभी देखेंगे ना आप, तो अभी मोदी जी का थोड़ा टेंडेंसी चेंज हो गया है। अब सर राज्यों से सख्त रूप से बोला जा रहा है कि बिजली बिल का जो है पूरा जमा भुगतान कीजिए, नहीं तो सर उसके बाद बवाल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत स्ट्रिक्टली परमिशन है उसमें। तो मतलब ये कि सर रेड जोन में सब लगभग है। नीचे आइए, जब जब सेंटर स्टेट होगा देन 2/3 मेजोरिटी जरूर लगे, वो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, स्पेशल मेजोरिटी 1 2 3 4 वहाँ दिमाग में रखना है। हाउ इमरजेंसी टेक्स प्लेस, देख लो कि इमरजेंसी कैसा होता है, कि स्टेप बता देते हैं आगे काम हो जाए। पहला, PM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटेन लेटर टू प्रेसिडेंट, प्रोक्लेमेशन। इमरजेंसी का नया नाम, टेक्निकल टर्म है सर प्रोक्लेमेशन। तो आपको लक्ष्मीकांत है कहीं पे भी आपको जनरली प्रोक्लेमेशन मिले तो समझिएगा इट इज द टाइप ऑफ इमरजेंसी। नीचे आइए, वहां लिखा होगा प्रोक्लेमेशन इज ए टेक्निकल टर्म टू इम्पोज इमरजेंसी। तो इमरजेंसी लगाने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, प्रोक्लेमेशन। अब जरा नीचे आएंगे, रूल 1, इसलिए बिकॉज यहाँ सभी स्टेट्स के होते हुए आप पावर छीन रहे हैं, एंड ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। रूल 1 क्यों बोल रहे हैं, डेमोक्रेटिक मैंडेट, इलेक्टेड इज ग्रेटर देन अपॉइंटेड। और पहले भी बता चुका हूं, चाहे ऑर्डिनेंस हो चाहे कुछ भी हो, कैबिनेट मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यही लोग नियम बना के ड्राफ्ट करके किसको भेजेंगे, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट फिर उसको क्या करेगा, इम्पोज करेगा। तो सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो हम ही लोग चुन के भेजे हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, इलेक्टेड, और इलेक्टेड हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, अपॉइंटेड। पेज नंबर नेक्स्ट पे आइए, जीवन का आनंद लीजिए। 213, नेशनल इमरजेंसी बिना अप्रूवल 1 मंथ तक एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पर रह सकता है। नेशनल इमरजेंसी तो चल जाएगा फ्री फंड, बट विद इन 1 मंथ 1 फरवरी 2021 से पहले अप्रूवल मिल जाना चाहिए। ये क्या है अभी समझिएगा, अभी नीचे आइए उसको डिटेल में समझेंगे। पहला है नेशनल इमरजेंसी, डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, समझाया हूँ ध्यान से देख लेना। मान लो 1 जनवरी 2021 को आपने किया और 1 मंथ के लिए अप्रूवल लिया 1 फरवरी 2021 तक। तो सर अगर अप्रूवल आपको 1 महीने तक का मिल गया, नीचे आइए, 6 मंथ के इंटरवल पे लगती है फ्रॉम डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन। जितना भी डेट है उसके 6 मंथ के इंटरवल पे आप लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। मान लो वहाँ पे डेट देखो दिया हुआ है 1 जनवरी 2021 टू 30 जून 2021। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको परमिशन लेना पड़ेगा, फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा, और आपको मैक्सिमम कभी भी 1 जुलाई से फिर 31 दिसंबर 1 जनवरी से 30 जून 2022, मतलब आपको 6 महीने से ज़्यादा सर इमरजेंसी का नहीं ड्यूरेशन रहेगा। 6 महीने के बाद आपको फिर 6 मंथ के बाद फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा।
6 महीने से ज़्यादा का आपको सर अप्रूवल फिर नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद फिर आपको अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। और वैसे भी सर इतना लंबा जाता नहीं है वैसे, बट फिर भी नेशनल इमरजेंसी कैन बी अनलिमिटेड। नेशनल इमरजेंसी भी सर अनलिमिटेड हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना मन चाहिए उतना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा नीचे, सुन पा रहे हो? अरे सुन पा रहे हो? सो गए सब? सो लो सब, सो लो, मौसम ठंडा है, चद्दर उधर तान के सो आराम से, नीचे आ जाओ। दूसरा है सर, अब देखो मैंने तो पढ़ा लेना है, बाकी उसके बाद आप भी बोलोगे उसको समझ लो, क्योंकि ये सब यहाँ स्टैटिक पोर्शन है, ये आप पढ़ोगे सब फैक्ट है, ये डेटा है, आपको रटना है, ये रट लोगे काम आपका हो जाएगा। नीचे आ जाओ। नेशनल इमरजेंसी कैन बी अनलिमिटेड, थ्योरेटिकली जिंदगी भर लग सकता है, देन लोकसभा का टेन्योर भी बढ़ाना होगा। सर जिंदगी भर थोड़ी मतलब लगेगा, एक बात बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली लग तो सकता ही है क्योंकि अनलिमिटेड बोल रहे हो, बट फिर भी लोकसभा टेन्योर इज एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। हाँ लोकसभा क्या क्वेश्चन पूछा है भाई, एक ही आदमी जीवन में है मतलब चलो लोकसभा ऐसे ले, देखो भाई पहले ये क्वेश्चन पूछ कोई लोग काम कर दिया, मतलब एक आदमी डिसीजन लेता है इंडिया में ना, तो समझ लो सर बवाली मच जाता। टेनियर ये हैं भले प्रधानमंत्री, लेकिन इनके पास सर वही चीज़ है जो इनको भी कहीं पीछे से आ रहा है। दुनिया का, इंडिया का सबसे अच्छा नियम यह है कि नो वन इज़ फादर ऑफ एनी पावर। हर किसी का यहाँ फादर है सर इन टर्म्स ऑफ पावर, किसी का एक है ही नहीं सिंगल, बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप बोलेंगे कि हम बड़े हैं तो आपसे भी बड़ा कोई ऊपर बैठा है, और जैसे आप बोलेंगे हम बड़े उससे ऊपर भी कोई बैठा है, और सबसे ऊपर बैठा है कानून, 2 थप्पड़ मारेगा चल नीचे जाना, मेरे समझ में आ रही है? तो हर चीज़ का एक पावर है। बाकी नीचे आ जाइए सबसे फर्स्ट, तो सर फॉर अप्रूवल द एक्सटेंशन कैन बी स्पेशल मेजोरिटी, पहले देख लेते हैं वहाँ पे लोकसभा SLA टेन्योर इज एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर, जब लोकसभा डिसॉल्व होने वाली होगी देन दिस टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड अनलिमिटेडली बाई एवरी 1 ईयर। देखो ये मतलब मान लो सर लोकसभा लास्ट अपने मूवमेंट पे जब वो खत्म होने वाला था, डिसॉल्व होने वाला था, तब उसने मान लो नेशनल इमरजेंसी लगा दिया, तो ऐसा होगा क्योंकि सर नेशनल इमरजेंसी लगा है तो फिर उसको लोकसभा आएगी, फिर उसके बाद काम खत्म होगा, तो ऐसा हो सकता है कि फिर उसके बाद हर 1 ईयर पे वो बढ़ता चला जाए डेट, लेकिन चांसेस सर ऐसा नहीं होता है। अरे कोई भी आदमी या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं चाहेगा एकदम से कि मतलब सर ऐसा कुछ कर दे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे हर बार कोई अटैक करेगा और 10-10 साल लड़ाई कोई नहीं चलता भाई, 62 में हुआ 62 में खत्म, 62 में अगर लड़े हुआ खत्म, 71 में 71 में खत्म, 75 में, इतना लंबा सर देश का तो GDP भी खत्म हो जाएगा ना यार, न लोग काम करेंगे न टैक्स आएगा, सब कुछ ठप हो जाएगा। लॉकडाउन के वजह से इतना हालत खराब हो गया, जिसमें लगभग ठीक ठाक सब भी चल रहा था, और जिसमें अगर इमरजेंसी लग जाए और सारा लोग घर पे कंप्लीट ही बैन हो जाए, और उसमें भी लड़ाई चल रहा है। वार किसी का नहीं होता है सर, वार हर किसी का बर्बाद करता है। वर्ल्ड वार 1 हुआ तो किसी एक का बर्बाद नहीं हुआ, पूरा देश का सर GDP खत्म हो गया। नीचे आइए, इम्पैक्ट फॉर अप्रूवल और एक्सटेंशन स्पेशल मेजोरिटी 2 लगेगा। अगर सर स्पेशल मेजोरिटी 2 दिमाग में रखिएगा, और ये आपको ऑलरेडी दिमाग में रखना भी है। सर क्या बोला था इसमें, मेजोरिटी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ग्रेटर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो सर ये पहले भी बताया हूँ, बाकी आपका काम है ये सब, अब अपना नहीं बताना, अपना काम खत्म। नीचे आइए, इम्पैक्ट और चेंजेस ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी, मतलब क्या प्रभाव नेशनल इमरजेंसी के वजह से पड़ सकता है। बहुत सारा कुछ आप खुद से सोच सकते हो, फाइनेंशियल क्राइसिस होने का भी चांसेस है सर, लोग का सर अपना फ्रीडम खत्म है, लोग का फंडामेंटल राइट्स खत्म होने के पूरे चांसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा। नीचे आइए, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉज ऑन यूनियन लिस्ट प्लस स्टेट लिस्ट प्लस कंकरेंट लिस्ट। तो पहली बात सर इमरजेंसी का फायदा तो ये होगा, थैंक यू, कि पहला तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बना लेगा, स्टेट का जरूरत नहीं है, चाहे वो स्टेट लिस्ट में हो, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट में हो, चाहे कोई लिस्ट में हो। कहेंगे सर इमरजेंसी का मतलब ही क्या है, सेंटर ग्रेटर देन स्टेट। अब जरा आइए दूसरा पॉइंट, स्टेट लेजिस्लेशन SLA प्लस स्टेट एग्जीक्यूटिव चलता रहेगा इंटरनली। सर इंटरनली उसको चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर जहां बात आएगी सस्पेंड नहीं किया जाएगा, चलता तो रहेगा, लेकिन सब डिसीजन कौन ले रहा है, सेंटर ले रहा है। तो कहने के लिए चल सकता है, लेकिन डिसीजन कौन डिसाइड करेगा, सेंटर डिसाइड करेगा। थर्ड पॉइंट, SLA को एक्सटेंड बिल्कुल किया जा सकता है, या देश लड़ाई कर रहा है और आप इलेक्शन कराओगे, मतलब पागल हो क्या। मतलब मैंने क्या बोला कि सर अब लोग भाई पूरा देश अगर लड़ रहा है और आप क्या करो भाई, वोट करवाओ लोकसभा का, SLA का वोट करवाओ, राज्य में वोट करवाओ, कहाँ से होगा। और सर लड़ाई चल रहा है तो उस समय आप वोट थोड़ी करवाओगे, तो आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अच्छा जो फायदे में होगा, मान लो इसका लास्ट ईयर है और ऐसा उसने कुछ सिचुएशन कर दिया, तो कम से कम 1 साल का तो उसका एक्सटेंशन हो जाएगा, दिमाग में रख रहे हो। लेकिन सर उसमें पावर लिमिटेड हो जाता है, ऐसा चिंता नहीं करने का कि सर हाँ मजे में, तो हर गवर्नमेंट लास्ट में जाते जाते क्या करेगी, इमरजेंसी लगा के अपना एक्सटेंड करवा लेगी। सर पावर लिमिटेड हो जाता है, गोल उससे ज़्यादा नहीं मिलता है टाइम, बहुत लिमिटेड पावर हो जाते हैं। खैर नीचे आइए, फोर्थ आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। अगर इमरजेंसी लगा आर्टिकल 19 आपको पहले 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला काम वहाँ खत्म। नीचे आइए,
प्लस पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन रिड्यूस मोर राइट्स लाइक 14-15 एक्सेट्रा। पीएम चाहे, काउंसिल मिनिस्टर चाहे तो सर आपका 14-15 भी खत्म। अरे आप जब लॉकडाउन में थे और किसी का केस अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है या कोई चाहता है, बोल रहा है कि सर मेरा जो है फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है क्योंकि आपको लॉकडाउन में हमने किया तो मेरा फंडामेंटल वायलेट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट चुप दो तमाचा देगी और बोलेगी जब खत्म होगा ना लॉकडाउन बेटा तब आइयो इधर। तो सर एटलीस्ट उस समय तक तो आपका खत्म ना फंडामेंटल राइट। तो सर आप कहने के लिए कितना भी कुछ कहिए कि हम केस कर देंगे लेकिन पहले खत्म तो। और सर उसके बीच में बहुत लोगों ने ट्रायल भी किया था तो सुप्रीम कोर्ट का एक ही स्टेटमेंट था, लेट द लॉकडाउन शुड बी क्लियर्ड देन कम इन द कोर्ट। उसके पहले सर कुछ नहीं, मतलब आपका लॉकडाउन है तो बस झाल बजाइए, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। नीचे आइए, बट दो 20 एंड 21 विल नॉट बी सस्पेंडेड एट एनी कॉस्ट। आर्टिकल 20 एंड 21। अब सर क्या था आर्टिकल 20-21? ऑफेंस वाला था, ये तो सही है। 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। सर जीने का अधिकार है आपको, मान तो लिए तो तुम जियोगे ना, मरना थोड़ी है तुमको। लेकिन सर मैंने बोला था जब पढ़ाया था तब कि ऑटोमेटिक अगर देखा जाए 19 वायलेट हुआ है तो 21 ऑटोमेटिक वायलेट हो जाएगा। तो सर क्या ही आप बंद के रह जाएंगे। तो सर अंडरस्टूड है, उसको तो आपको कॉमन सेंस से समझना है। बट फिर भी नीचे आइए, अब सर 32 और 226 आया था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, तो 32-226 मतलब अगर कुछ भी फंडामेंटल वायलेट हुआ तो आर्टिकल 32 आपको इजाजत देता है कहाँ जाने का, सुप्रीम कोर्ट, और 226 डायरेक्ट हाई कोर्ट। फंडामेंटल वायलेट हुआ है तो सर फंडामेंटल वायलेट तो हुआ है, अब जाइए मुंह उठा के। लेकिन आइए देखिए क्या बोलेगा, इफ 20 और 21 इज वायलेटेड इन नॉट इमरजेंसी देन ड्यूरिंग इमरजेंसी नोटिस भेज देना, बट इमरजेंसी के बाद कोर्ट में आना, दैट इज मोरेटोरियम ऑफ 32 और 226। मोरेटोरियम का मीनिंग है सर वायलेशंस। नीचे इफ एनी फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड देन आप इमरजेंसी के बाद कोर्ट में चैलेंज कर लेना, तब तक घर में रहो, तब तक घर में रहिए सर। बाकी जिसको चैलेंज करना बाद में आइएगा, अभी तो फिलहाल अपना चैलेंज लाइफ का जिए। नीचे आइए, that is fundamental right impact. Article 19 automatically suspended. Rest depend on PM plus Council of Minister, but 21 not to be suspended at any cost. 32 और 226 put on hold during emergency. तो 32 और 226 क्या होगा, होल्ड पे लगा दिया गया, इमरजेंसी खत्म हो जाएगा तभी आप कहीं कोर्ट सुप्रीम जाए। ऐसा नहीं कि सर मान लो उसी बीच में क्या हुआ, इमरजेंसी लगा हुआ। अच्छा ऐसे भी कॉमन सेंस से सोचो, कॉमन सेंस से सोचो। अगर सर मैंने बोला कि 20 और 21 जो है सस्पेंड नहीं किया, मतलब बोला कि नहीं होता है, सर वो लिखने भर के लिए, मैंने बार बार बोला ना कि वो लिखने भर के लिए 19, 14, 15 अगर खत्म हो गया तो ये सर 20 और 21 का क्या आप रखोगे भाई, वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। लेकिन हाँ लॉ के अकॉर्डिंग लिखा गया है 20 और 21। भाई साहब ये लॉजिक है जस्टिफाई करने का, कम से कम वो तो छोड़ा ना, बट एक्चुअली कहीं का छोड़ा नहीं है आपको। तीसरी बात ये है कि अगर होल्ड पे लगा है सर 32 और 226, आप जाना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं कि मेरा सर 19 वायलेट हो रहा है, तो कोर्ट भी बोलेगा थाम्बा, अच्छा उसके बाद आना सांबा। समझ में आ रहा है, क्योंकि सर उस समय तक आप आ नहीं सकते। 226 और 32। अब मुझे ऐसा लगता है सिंपली कॉमन सेंस से सोचो, जब इमरजेंसी लगाया, लॉकडाउन लगाया, मान लो बस चल नहीं रही है, एक बात बताते हैं, तो आपको सर कौन बोलेगा कि नहीं तुम काला है तुमको नहीं बैठाएंगे, एक बात बोल रहे हैं, तो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होने का चांस तो कम ही है। अब सर उसमें आपका क्या वायलेट होगा जिसमें ऑलरेडी फंडामेंटल राइट को बोली दिया गया कि लागू ही नहीं है, क्या वायलेट होगा। लेकिन मान लो कहीं गलती से हो भी गया तो हो गया, तो ठीक है सर इंतजार करिए, इमरजेंसी खत्म होगा तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा। नेक्स्ट पेज पे आइए, 214 स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का थोड़ा डिटेल है कि सर इसका क्या इंपैक्ट होगा। पहली बार फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितना सारा प्रोसेस था सब खत्म कर दिया गया है, इसलिए सर आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया कि नहीं सर यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है ठीक नहीं है। नीचे आइए, 2 मंथ तक फ्री फंड में लग सकता है विदाउट अप्रूवल, बट विद इन 2 मंथ यू नीड अप्रूवल। तो 2 महीने तक आप स्टेट इमरजेंसी बिना अप्रूवल के लगा सकते हैं सर, लेकिन 2 महीने बाद आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। जरा नीचे आइए, स्टेट इमरजेंसी बाई 2 ways, 2 ही तरीका है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख के किसको देगा, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट लगा देगा। नीचे गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर, बोला था ना विचारशीलता, गवर्नर पे डिपेंड करता है सर कि वो क्या करेगा, वो अपने पास रख भी सकता है, फॉरवर्ड भी कर सकता है। और बोला था मैंने कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर, विचारशीलता पावर ज्यादा होता है, किसके तुलना में, प्रेसिडेंट के, क्योंकि गवर्नर और ये एकदम तो क्योंकि सर गवर्नर क्या है, गवर्नर उस सारे चीज को रख सकता है कि हम प्रेसिडेंट से सजेशन ले लेंगे। लेकिन सर प्रेसिडेंट का मैंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई डिस्क्रिशनरी पावर उसको नहीं दिया गया है, मतलब कोई विचारशीलता वो रख ही नहीं सकता है कि हाँ हम कर लेंगे नहीं कर लेंगे। तो नीचे आइए, गवर्नर ने सर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोला, प्रेसिडेंट को बोला दैट गवर्नर इज आल्सो कॉल्ड द एजेंट ऑफ सेंटर। और पहले भी बता चुका हूँ गवर्नर कुछ नहीं है सर, एजेंट है। किसका सर, सेंटर का, जो सर आँख कान नाक सब है, ठीक है, सूंघते ही पहचान देंगे कि सब्जी कैसा बन रहा है। नीचे आइए, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2024 मैक्सिमम फॉर 3 years
स्टेट इमरजेंसी ज़्यादा से ज़्यादा सर 3 साल के लिए ही लग सकता है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं लग सकता। लेकिन नेशनल इमरजेंसी क्या है सर, अनलिमिटेड लग सकता है। सुन पा रहे हैं? लेकिन स्टेट इमरजेंसी सिर्फ 3 साल से ज़्यादा नहीं लग सकता है सर, नहीं तो सर गवर्नमेंट मिसयूज करेगी। नीचे सर सोचो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कितना तेज है यार, कितना दिमाग लगाया है, कितना मेहनती है, कितने पढ़े लिखे लोग थे। एक एक पहलू को उतना लेवल पे समझना, समझ रहे हो सर, आसान बात नहीं है कि कौन गवर्नमेंट कितना मिसयूज करेगा। फिर भी सर बिस्खोपड़ा लोग मिल जाते हैं, फिर भी लॉ को तोड़ मरोड़ के नया नया काम कर ही देते हैं। इतना बनाने के बावजूद तो फिर होते हैं ना कि सर, इसलिए इस दुनिया में ताला जो बना है वो चोर के लिए नहीं बना है, ताला अच्छे लोग के लिए बना है। कि जो आते हैं देखते हैं कि ताला मारा हो तो सोचते चलो घर में कोई नहीं, वो चले गए। दुनिया में कोई ताला चोर के लिए नहीं बना है सर, ताला तो अच्छे लोग के लिए बनाएगा कि बेटा हम ठीक है घर नहीं है चले गए। लेकिन चोर तो पहले काटेगा सर, आप कितना भी लगा लो कोई फर्क। चोरी होने के बाद आपको पता चलता है जा ये मैं झिटकिलियाँ लगा ले रहती तो ठीक हो जाए, ये भी हाई लगा, उसके पहले नहीं होता, चोरी होने के बाद पता चलता है कि इसमें सर हवाला ताला लगाना चाहिए था, लिंक का बड़ा वाला लगाना चाहिए था, समझ रहे। लेकिन चोरी से पहले सब ठीक है। आइए अप्रूवल और एक्सटेंशन, सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। तो सर सिंपल मेजोरिटी लोकसभा में लगेगा और राज्यसभा में लगेगा, बोथ क्यों सर, किसी भी राज्य में आप लगा रहे हैं जो प्रेसिडेंट रूल, तो आपको दोनों जगह सर पास कराना ही होगा। नीचे मशीनरी हैड फेल्ड सो स्टेट एग्जीक्यूटिव विल बी सस्पेंडेड फॉर श्योर, लेजिस्लेटिव विल नॉट फंक्शन, दैट इज या तो सस्पेंड या डिसॉल्व बट विल नॉट बी फंक्शनल। मतलब सर सीधा सा बात है, क्योंकि वहां पे संवैधानिक मशीनरी फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया है, पूरा काम ही करने का सिस्टम फेल हो। जब सिस्टम फेल हो गया है तो चीफ मिनिस्टर और काहे का लोकसभा ऐसे ले, और सिस्टम फेल हुआ है तो सीधा आपका किडनी का प्रॉब्लम। मतलब सर सिस्टम फेल, मशीनरी वहां लगेगा और रूल किसका लगेगा, प्रेसिडेंट का। तो सर सीधी सी बात है कि वहां पे लोकसभा तो अलग है, ऐसे ले वहां पे कहीं भी स्तर से काम करने वाले नहीं है, कंप्लीट सस्पेंडेड होगा, कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा उस समय सर पावरफुल कौन हो जाएगा फिर, गवर्नर। गवर्नर फिर वहां मजा लूटेगा। और सर प्रेसिडेंट क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट का मैंने क्या बोला, सेंटर का एजेंट कौन है, गवर्नर। तो सर गवर्नर जैसा बोलेगा फिर वही रिपोर्ट होगा, फिर वैसा ही काम होगा, दोनों मिलके बस मजे करेंगे। कुछ ऐसा महसूस कर लो कि सर पूरा घर बंद करवा दिए मोहल्ले में और पूरे सब लोग को बंद करवा, दोनों दो लोग नाच रहे हैं। वो दो लोग कौन कौन हो सकते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर। पूरा मोहल्ला सर सोचो बंद है, शांत है, और बीच में नाच रहे हैं उन लोग। तो ये दो लोग सर नाच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और लोग को उनकी मर्जी है, उनके परिवार भी नाच लें, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे मशीनरी हैड फेल्ड बिकॉज मशीनरी हैड फेल्ड ड्यू टू स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो इसमें सिटीजन की कोई गलती नहीं है। सो नो इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट इन स्टेट इमरजेंसी, तो फंडामेंटल राइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा सर इसमें, क्योंकि सर आपका सिटीजन का कोई गलती तो है नहीं, क्योंकि सर संवैधानिक सिस्टम फेल हुआ है। इधर यहाँ पे तो सिटीजन ने कुछ नहीं किया है, तो संवैधानिक अगर सिस्टम फेल हुआ है तो सर उसको सस्पेंड किया जाएगा। ऐसे ही लोगों का यहाँ पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी या और किसी इमरजेंसी में वहाँ फंडामेंटल राइट वायलेट आपका होगा। नहीं, नेशनल देखिए, नेशनल इमरजेंसी का अलग कंडीशन, लोग का गलती वहाँ भी नहीं है, लोग का गलती यहाँ भी नहीं है, बट वहाँ तो देश का एक पूरा सुरक्षा का बात है ना। यहाँ पर्टिकुलर एक राज्य का मशीनरी फेल हुआ है कि मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट के नीतीश कुमार, अब इन्होंने सही ढंग से नियम के हिसाब से नहीं चला है, ऐसा प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि सर आप नियम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, संविधान के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक राज्य की बात है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी तो आप देखेंगे कभी भी नेशनल इमरजेंसी ज़्यादातर चांसेस में लगाया जाएगा तो एक स्टेट में नहीं लगाया जाएगा। नेशनल इमरजेंसी कहने के लिए है कि सर कुछ यहाँ भी लगा सकते हैं, पूरा भी लगा सकते हैं, लेकिन नाम ही में नेशनल है। और नेशनल तभी आपको थ्रेट हो सकता है जब बाहर का अटैक हो, बहुत बड़ा कांड हुआ हो। तो सर ये 3 कंडीशन आपको दिमाग में रखना है। अब जरा नीचे आइएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी से पहले वायलेशन इसलिए बिकॉज गवर्नर ने क्या सोचकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोला फॉर प्रेसिडेंट रूल सो इट इज डिबेटेबल। पहली बात इसलिए वायलेशन में देखो क्यों लिखा है, गवर्नर चाहे, अब गवर्नर ने बोला कि हाँ सर यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं चल रही है, नीतीश कुमार जो है सर कहीं और जाके खाना खा रहे हैं, तो सर अगर और दूसरा संविधान के हिसाब से नियम नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे लगाइए। तो गवर्नर के बोलने पे भी, उसमें एडवाइस पे भी क्या है, प्रेसिडेंट काम करेगा। अब सर एजेंट जब पूरा का पूरा है और एजेंट निकला सर खराब एकदम, तो इसका भी तो जांच होना चाहिए सर। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ध्यान दीजिए गवर्नर का रोल कम ही होता है, वो तो सर पूरा का पूरा माजरा वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देते हैं, वो लोग अपने यहाँ तांडव करते हैं। बाकी गवर्नर तो सर उसके पास पावर ही क्या है, अरे गवर्नर पपेट है, वो पपेट कठपुतली है बिल्कुल, जैसा नचाएगा वैसे नाच चलेगा, बोले नाच तो नाच, अब सर नाचेगा वैसे, बात खत्म है। बाकी उसके पास कोई अपना अथॉरिटी और नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है लगभग सर, जिसका अपॉइंटमेंट ही चापलूसी से हुआ हो, सीधा सा बात है।
इस दुनिया में इज्जत उसका होता है जो एग्जाम निकाल के गया है, जो धान बेच के गेहूँ बोरा वोरा घूस दे के गया है, उसका कभी इज्जत नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? जैसे बहुत सारे टीचर क्या है बन गए, कोई पैसा दे के बन गया मुखिया को, कोई कुछ देकर बनाया सब। पहले तो मुखिया ही सर वो बनाया सबको सर, मतलब 200 400 में सर भूजा कौन नौकरी करेगा 50-50। आज वही आ गया तो आज सैलरी भी बढ़ गया। 50 रुपये मिलता था सर, 50 रुपये 50 रुपीज़ शिक्षा मित्र को, और 50 रुपीज़ मिलता था और सब लोग बोलते थे कौन करेगा ये। और आज उसी 50 रुपीज़ वाले के लिए समझ रहे हैं आज बहुत लोग आज भूजा भाग रहा है। अच्छा वो लोग बोलता भी है, वो लोग को कष्ट भी है। तो मुखिया लोग सर कमाया तो याद रखिएगा, लेकिन जो एग्जाम निकाल के जो टीचर आया है उसकी इज्जत हमेशा ज़्यादा होगी। वो चाहे कैसे भी मतलब कैसे भी हो, कैसे भी फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम निकाल के आने का हमेशा इज्जत ज़्यादा हो। इसलिए सर IAS ऑफिसर्स का हमेशा पावरफुल। आप नेता कितना भी IAS से बड़ा मान लो नेता हैं, लेकिन सर इज्जत IAS का ही ज़्यादा हो जाता है। जो मेहनत से भैया आया, भले डेमोक्रेटिक है वो अलग है, लेकिन 5 साल ही रहना है। नेता जो उसके बाद वो विधायक सर किसी काम का नहीं होता है, जो हार जाता है सर, कुत्ता का दशा होता है उसके बाद हारने के बाद। आप समझ रहे हैं? आप सोचो ना कि आप मलाई खा रहे थे, मलाई खाते खाते आए और सीधा आप खाने लगे नमक रोटी, पचेगा नहीं सर। मेरे बात समझ में आ रही है? और आदत अगर मलाई की हो तो नमक रोटी खाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत झेलना पड़ता है। अब उनको MLA को सडनली क्या लगता है, विधायक जी को, वो भी गए हैं कई पार्टी में, और जो अभी प्रेजेंट पावर में वो भी गया है, किसका इज्जत होगा? कॉमन सेंस का भाई, उगता हुआ सूरज को ही जल डाला जाता है, बात सीधा सा है सर, उनका इज्जत ज़्यादा होगा। अब सर उसके बाद दो चीज़ और है, अगर आप अच्छे इंसान हैं तब भी इज्जत होगा। कुछ ऐसे भी विधायक हैं सर, मतलब जो क्या बताएं यार, वो गजब का आदमी सब है भाई। कुछ ऐसे भी है हरामखोर, सब नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिसके पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ सर दानी, मतलब दिन भर वो बाहरी फील्ड में है और सर नॉर्मल मिल रहा है किसी से, उसको लगी नहीं है किसी को फील नहीं कि विधायक है। बहुत सारे ऐसे हैं सर। तो बेसिकली जब वैसा आदमी रहे तो कौन उसकी इज्जत नहीं करेगा यार। फकीर आदमी है बिल्कुल, उसको घर वो अपना दे दिया, तू अपना दे, घर पे परिवार, बेटा को दे दे, तू पढ़, अपना काम खत्म, हमसे लेना देना नहीं है। वो पूरा दिन सर लोगों में मिला हुआ है, किसको जरूरत है पैसा दे रहा है, कोरोना में खून दे रहा है अपना। ये सब जो है सर, ये ऐसे लोग का इज्जत क्या है, भगवान भगवान करेंगे भाई, हम लोग क्या है। नीचे आइए। फाइनेंशियल इमरजेंसी, कंगाली आती है तो ये बोलकर तो नहीं आती कि 6 महीने में खत्म हो जाएगी, सीधा कॉमन सेंस से सोच लो। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भी होगा तो अनलिमिटेड तो हो ही सकता है, तो कंगाली आएगी तो नहीं खत्म हो सकता, इसलिए एक बार लगती है विथ अप्रूवल विद इन 2 मंथ फॉर इंडेफिनिट पीरियड। तो ये सर अप्रूवल चाहिए और अनलिमिटेड पीरियड तक लग सकता है। सुन पा रहे हैं? तो कंगाली अगर आई है देश में तो जरूरी नहीं है कि सर कंगाली आई है तो 2 महीने में खत्म हो जाए, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो सर सीधा सा याद रखने के लिए टेक्निक याद रखनी, इधर नेशनल इमरजेंसी कितना लगेगा, अनलिमिटेड, फाइनेंशियल इमरजेंसी अनलिमिटेड, फाइनेंशियल बोला हूँ लास्ट वाला, बीच वाला समझ लिए। अच्छा उसके बाद अब आप प्रेसिडेंट रूल कितना, 3 ईयर मैक्सिमम। लेकिन सर बाकी 2 इमरजेंसी, फाइनेंशियल और प्रेसिडेंट, अनलिमिटेड लग सकता है, जितना मन उतना चाहे लगा लीजिए, ठीक है। चलो आ जाओ। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बाद नीचे मान लो 2 महीने के लिए सर 2 मंथ फॉर इंडेफिनिट, उसके बाद सर आपको अप्रूवल 2 महीने के अंदर चाहिए ही चाहिए। पहली बात, इफ अप्रूव देने तब तक लगी रहेगी जब तक इसको विथड्रू नहीं किया जाता है। अप्रूवल सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा सर, लोकसभा और राज्यसभा के सिंपल मेजोरिटी से आराम से अप्रूवल करा सकते हैं आप, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा दोनों जगह है, सिंपल मेजोरिटी सिर्फ एक जगह नहीं है, दोनों जगह है। जरूरत भी है सर क्योंकि राज्य में ही कंगाली आएगी। नो इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट पे कुछ खास असर आपका नहीं पड़ेगा। नीचे आइए। एनी पब्लिक ऑफिस और इंस्टीट्यूट विल सी रिडक्शन इन एक्सपेंसेस और सैलरी। देखा जा सकता है कि सर आपका सीधा सा बात है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगा है तो सैलरी में तो कटाव होना बनता ही है ना सर, कंगाली आया है तो कटाव होगा ही होगा। नीचे आइए। राष्ट्रपति चाहे वो चार्ज फ्रॉम CFI हो या मेड फ्रॉम CFI हो, राष्ट्रपति एंड PM इन सबको बोलो कि सैलरी की जरूरत भवन में, मतलब भवन में है तो अब सीधा देखो सर, राष्ट्रपति हो या कोई भी हो उसका भी सैलरी कटेगा, जरूरी नहीं आपका, आप किस लिए सर भवन में हैं, बैठे हुए खा रहे हैं, सब ठीक है, मिल रहा है आपको, क्या दिक्कत है? तो सर सभी की सैलरी कट का उसमें कट सकती है, जरूरी नहीं है। और इनफैक्ट सर बिल्कुल, और इनफैक्ट प्रेसिडेंट लोगों ने खुद बोला था, रामनाथ कोविंद ने भी खुद बोला था कि हमारी भी सैलरी काट के साथ दूसरों को दिया जाए। तो अच्छा सर प्रेसिडेंट और PM तो वही है ना जो आगे आके खुद अच्छा प्रेसिडेंट को बोलना पड़ रहा है कि आप अपना सैलरी उसमें से दान करिए। आप समझ रहे कितना इलॉजिकल बात है, प्रेसिडेंट को आप अपना काट के दीजिए। अरे वो खुद पहले जब आता है ना सर और इस तरह के इमरजेंसी में तो सर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, भले ही जिसके लिए कहो सर, मैंने बोला ना पद होता है, पोजीशन के बाद जिम्मेदारी आ जाती है। वो लोग खुद ही पहले बोलते हैं क्या कि बेटा देखो सिंपल सी बात है, क्या बात है कि हमारे सैलरी काट के दे दिया जाए। उनको जरूरत क्या है यार,
क्या जरूरत है, सब है, कपड़ा मकान है, खाना पीना मिल ही रहा है, ना टैक्स देना है ना कुछ देना है। कुछ चीज़ें तो हैं सर जो सीख है। अच्छा एक और बात जो आप लोग का है, अब एमएलए एक बार कोई अगर एक दिन के लिए भी बना है ना सर, या एमपी कोई एक दिन के लिए बना है तो सर जीवन भर पेंशन मिलेगा उसको। सोच पा रहे हैं आप, जीवन भर। अब मैं दंगा करवाना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ बाकी सर फिर भी आईएएस भी अगर आप एक दिन के लिए बनते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, आपको पूरा मिलेगा। लेकिन सर उसके लिए प्री मेन इंटरव्यू सब तीनों निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप सर, एक दिन के लिए बन के रिज़ाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिज़ाइन के बाद उम्मीद करिएगा कि हमको मिले, वो दिक्कत। हाँ आपको भगा दिया गया तो चांस है कि मिल जाएगा, बाद में क्लेम कर सकते हो। सस्पेंड हुए हो तो कि चलो 6 महीने के लिए कर दिएगा, साल भर के लिए। बहुत आइए सस्पेंडेड है सर, नेता को मार दिया चमाट, वो आया था, मैंने गुस्सा कंट्रोल नहीं था, 2-3 थप्पड़ लगा दिया सर, विधायक आज तक परेशान है, हमको मार दिया सर। आईएएस भी तो है, हर एक जैसा नहीं है सर। आईएएस ऑफिसर और आईपीएस को उतना ही तक कंट्रोल किया जा सकता है, उनको उसके बाद उनको घंटा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। अब कुछ ऐसे आईएएस बने हैं जिनका परिवार बहुत समृद्ध है, बहुत है उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्यों सहेंगे। वो तो जाते हैं कि सर अगर हमको दिखा रहे तो बोलेंगे बाद में फरियाएंगे, पहले तो मार इनको। अब सर पहले तो एकदम ठोकम ठोक दिया, पहले एकदम उनका सर गाल लाल करके बराबर। अच्छा उसके बाद अब एमएलए ढूंढ रहा है कि कहाँ गया। सर बड़े लोग हैं, पंजाब के ऐसे हैं सर 3 लोग, ठीक है, लखनऊ में अभी पोस्टेड थे, इतना मार दिया सर नेता को, सर उस हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, बॉडी गार्ड को भी मारा, सब मिल के मारे और उसके बाद फाइनली फिर लखनऊ में उनका सर इलाज चला। अच्छा आपको लगता है अब नेता दोबारा हिम्मत करेगा उसके सामने जाने का, चाहे वो कितना भी मेहनती हो। सर सिंघम मूवी देखे हो आप, तो सिंघम में तो क्या थोड़ा सा मूवीज टाइप दिखा दिया गया है, तो थोड़ा ज़्यादा ओवर हो गया है, लेकिन हाँ पॉसिबल तो है। अगर अपने पे आ जाए सारे आईएएस ऑफिसर, सारे आईपीएस अपने पे आ जाए, मार तो देगा सर, पावर उनके पास है, घुमा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर अब ये सब चीज़ें, हाँ स्टेट इमरजेंसी में मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए लग रहा है, तो हर 6 मंथ इंटरवल पे उनको प्रूव चाहिए, अप्रूवल चाहिए, बिल्कुल हर बार 6 मंथ पे अप्रूवल चाहिए, नहीं तो एक्सटेंड नहीं होगा वो। अब ध्यान से देख लेना आप, पेज नंबर 215 केस स्टडी ऑफ इंदिरा गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। इंदिरा गांधी का ये पूछा हुआ था मेंस में, और सीधा सा पूरा इमरजेंसी का पूरा केस स्टडी आपसे पूछ लेगा। तो मेंस में वहाँ लिखा भी है, मैंने देख लो, लिखा भी होगा टॉपिक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डिटेलिंग है बहुत अच्छा, देखते जाओ मजा आएगा। ये आ जाओ ध्यान से, टाइमलाइन ऑफ इवेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। पहला टाइमलाइन पे गौर फरमाना और इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट करना, और जिसको नहीं पढ़ना होगा वो भी कनेक्ट करना। पहला जून 12 1975, मतलब सर पाकिस्तान बन चुका है बांग्लादेश में लगभग, ठीक, ईस्ट पाकिस्तान। अब आ जाओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट फाउंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस इन 1971 इलेक्शन। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह पाया कि सर इंदिरा गांधी ने इलेक्शन के समय गलत मशीनरी का और गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया था, उनको संवैधानिक रूप से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। कब पाया? 1975 में। अच्छा इलेक्शन कब हुआ था? 1971 में। अब जरा नीचे आओ, राजनारायण अपोजिशन लीडर, जो इंदिरा गांधी जो है हार गए थे, मतलब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में वो लड़ रहे थे, कौन? राजनारायण साहब, इन्होंने ही केस फाइल किया, जाहिर सी बात है। और बाद में सर जब इलेक्शन में ये हुआ कि गिल्टी पाई गई इंदिरा गांधी को हटा के राजनारायण को लाया गया। लेकिन अभी देखते जाओ, थोड़ा देखो डिटेल में। तो सर 12 जून को 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि इंदिरा गांधी गिल्टी हैं, राजनारायण ने केस किया था। अब आगे आइए, वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ये केस आया राजनारायण वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, और राजनारायण साहब ने 2-3 काम करा वहां पे। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ क्लास तो वैसे चलेगा 9 बजे, ठीक है, बाकी शाम में आ जाइए उस ब्रांच पे। अगर अभी आ सकते हैं 9 बजे तो आ जाइएगा। नहीं शाम में यहीं पे नहीं, मैं अभी क्लास करा रहा हूँ, ठीक है। चलो नहीं एक मिनट, नहीं कभी भी लड़ा जाता है, जब भी या जो भी कोई होगा तो यहाँ पे राजनारायण इंदिरा गांधी का केस कोर्ट में ही करेंगे। अगर आपकी और हमारी लड़ाई हुई है
तो हमारी लड़ाई आपके वर्सेस आपसे नहीं होगी, हमारी लड़ाई किसका, कोर्ट और उसमें। जैसे आपने केस किया मेरे प्रति तो हमेशा यूपी, और चूंकि इलेक्शन यूपी के इलेक्शन में ये चीज़ किया गया था जब झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, गाना सुने उसी का है, जब इंदिरा गांधी हारी थी उसी पे वो गाना बना था, ठीक है। तो उस समय हमेशा स्टेट के अंदर हो जाएगा। तो राजनारायण ने केस फाइल किया कि इंदिरा गांधी ने गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में गया केस। अब दो चीज़ हुआ, इंदिरा गांधी हैड वॉन द 1971 लोकसभा इलेक्शन, जीती थी वो और बढ़िया से जीती थी सर इलेक्शन फ्रॉम रायबरेली, डिफीटिंग सोशलिस्ट लीडर राजनारायण who later challenged the election alleging electoral malpractice and violation of रोपा, पढ़ाया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-51 सब नीचे। अब सर इंदिरा गांधी was disqualified and barred from holding the post of PM, इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और पीएम के पद से हटा दिया गया, इसीलिए सर गाना आया था, बिकॉज इलेक्शन पिटीशन इज फाइल्ड इन हाई कोर्ट और पोस्ट ऑफ पीएम फॉर 6 ईयर, तो 6 ईयर तक के लिए इंदिरा गांधी इलेक्शन में नहीं लड़ सकती थी, और तभी गाना आया झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, क्योंकि रायबरेली में सर ये कांड हुआ था, नारायण ने केस किया, राजनारायण ने पाया गया गिल्टी, इंदिरा गांधी को हटाया गया पीएम के पोस्ट से और उसके बाद सर काबिज हुए। लेकिन सर अभी 2-3 चीज़ और है, नीचे आइए, यहीं पे फैसला मत कर लीजिए, अभी आगे और चलेगा लंबा है। जून 24 1975, तो जून 12 था, अब कौन की बात हो रही है, जून 24, सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड ए कंडीशनल स्टे ऑन हाई कोर्ट डायरेक्टिव, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो डायरेक्टिव आए थे, जो रूल्स रेगुलेशंस आए थे, उस पर थोड़ा अभी होल्ड लगा के रखा। अब क्या किया, नीचे देखो, ऑन जून 25 1975 द देन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय जो प्रेसिडेंट थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद, डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी फ्यू मिनट बिफोर मिडनाइट बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेज, जिसको बाद में आर्म्ड रेवोल्यूशन का नाम दे दिया गया। अब सर चूंकि नेशनल इमरजेंसी का 3 ही कंडीशन है, तो सर पहले तो इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से ही किया गया था, लेकिन बाद में उसको नाम क्या दे दिया गया कि आर्म रेवेलियन के हिसाब से ये काम हुआ है। बस अब इतना समझिएगा कि नेशनल इमरजेंसी इंपोज किया गया मिडनाइट में। अब इसका क्या क्या होगा पूरा डिटेल जब करेंगे तभी कनेक्ट आएगा, अभी हाफ हार्टेडली सिर्फ सुनते जाना, अभी बीच में दिमाग नहीं लगाना। आना नीचे, जून 26 1975 यूनियन कैबिनेट अप्रूव द डिसीजन टू इम्पोज द इमरजेंसी। अब सर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि बेटा चलो इमरजेंसी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाइए, जून 30 1975 मीसा, ये मीसा इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये क्या है, इसका सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है अभी बताएंगे। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट वाज अमेंडेड थ्रू एन ऑर्डिनेंस एंड द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन हु अपोजेस द गवर्नमेंट विदाउट एनी ट्रायल वाज अलाउड। तो कोई भी आदमी जो गवर्नमेंट को अगर अपोज कर रहा है तो उसको चुपचाप बिना किसी फाइल बिना किसी प्रूफ के सर उठा के डिटेंशन कैंप में डाल दीजिए, सीधा जेल में डालते जाइए, काम खत्म। मतलब मीसा का यही जाके आज खत्म हुआ। क्या बोला, मीसा का क्या है सर, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मतलब कि जो भी आदमी, सर नाम बोला गया कि जो भी आदमी इंटरनल सिक्योरिटी और भारत को उसमें रक्षा में नहीं मदद कर रहा है उनको उठाइए और जेल में बंद कर दीजिए। बट एक गवर्नमेंट का पॉलिसी था, बेसिकली इसके आड़ में यही हो रहा था कि जो जो आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा था उसको उठा के डाल दिया जा रहा था। जरा नीचे आइए, मीसा वाज ए कंट्रोवर्शियल लॉ पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1971 giving broad power to the government or administrative agency to search for seizure property without warrant and wiretapping police of full power golden days for police। देखो गोल्डन डेज फॉर पुलिस इसलिए था, मैं आपको पहले बताऊं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय सर आर्मी और पुलिस को जबरदस्त पावर मिला हुआ था। मैं पहले भी बताया सर, देखो 1971 में मारा, 62 छोड़ो, 75 सिक्किम चाइना उसमें भी जब भी कुछ होता इंदिरा गांधी आर्मी निकल मार। अब सर ये जो हुआ ना इतना पावर दे दिया गया था, और मैंने बाद में बोला फॉरेन पॉलिसी में आपको कि आगे के पीएम ने उनको मैनेज करना क्या किया, शुरू किया। अब इंदिरा गांधी सर पूरे फुल ऑन मोड में हैं, और फुल ऑन मोड में होने का कारण देखो भी क्या क्या है सर, आपने क्या किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जिस किसी ने भी थोड़ा भी किया आपने उसको उठा के बिना किसी ट्रायल बिना किसी चीज़ का उठा के कहाँ डाल दिया, जेल में। बाद में जो होगा देखेंगे, इसी का इस्तेमाल सर मिसयूज किया गया है। तो लेट मी कंप्लीट पूरा, उसके बाद एक साथ उसको खत्म करेंगे। पेज नंबर 216, जुलाई 1 1975, तो जून से कहाँ आ गए, जून 12, जून 24, जून 25, अब कहाँ 26, अब यहाँ पे आ रहे हैं सर कहाँ, जुलाई 1 1975। अब देखिए क्या हुआ, इंदिरा गांधी लॉन्च्ड ए 20 पॉइंट एग्रीमेंट प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म। तो सर इंदिरा गांधी ने एक 20 पॉइंट सिस्टम शुरू किया, क्या कि सर रिफॉर्म करेंगे और बढ़िया बढ़िया चेंज लाएंगे इंडिया में। तो सर फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था, दो चीज़ का ध्यान रखना है। फॉरेन पॉलिसी में हर पीएम का हिसाब से अपना अपना अलग कंडीशन था। अरे है ना, अरे भैया बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाओ।
तो पहला है सर अंडर 20 प्रोग्राम सारा क्या क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम और देख लीजिए क्या क्या था। पहला, सी प्रोमिस टू इंप्लीमेंट लैंड रिफॉर्म। अब उधर जिनको पढ़ा चुका था केशवानंद भारती केस वगैरह, उन सब चीज़ों से भी रिलेट करिएगा। मैं एक बात बता देता हूँ, रिवीजन आप करते रहिएगा, क्योंकि सर ये इधर एंड होने वाला, इसी तरह सब सब्जेक्ट कब एंड हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और मैं सारे सब्जेक्ट का मुंह इसलिए खोल के रखा हूँ कि सब सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा रीड करते रहना, ठीक है। प्रेशर झेलने की आदत रखो, नहीं तो जाओ। सी प्रोमिस टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म, एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर एंड फिक्स मिनिमम वेजेस फॉर पुअर, सप्लाई क्लोथ टू द पुअर, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड यंग पीपल। बट आप आज़ादी छीन कर ये सब कुछ दे रहे हैं, इसको सर कहीं से ठीक नहीं है। मतलब आपने सर इमरजेंसी इंपोज करके लोगों को जबरदस्ती बिना किसी ट्रायल के आपने जेल में डाल दिया, और सर उसके बाद आप क्या बोल रही हैं, सबको मिलेगा फूड, गमछा, लोटा, बाल्टी। सर आप सोच के, कॉमन सेंस से सोच के बताओ, ये कुछ नहीं था, एक पॉलिटिकल एजेंडा था। क्योंकि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट सारे लोग हो गए थे और सारे लोग लगभग पूरे एकदम जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा था, तो ये बस एक एजेंडा था कि लॉलीपॉप लीजिए और चुपचाप रहिए। तो बेसिकली बाकी इसके अलावा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि सर मीसा के तहत आप किसी को भी डाल दे रहे हो जो आपके अगेंस्ट बोल रहा है, आप आज़ादी उसकी छीन लिए और आप क्या बोल रहे हो कि अब लो खाओ। मतलब यही वाली बात हो गई कि सर राजा क्या बोला वहाँ का, लोग बोले थे हमारे पास रोटी नहीं है, बोला रोटी नहीं है तो क्या होगा, ब्रेड खाओ, ब्रेड नहीं है तो क्या हुआ, केक खाओ। अब भाई ये देखो, अब लोग बोला आई डोंट हैव ब्रेड, राजा बोला ईट केक। अब ये जो है ऐसा राजा मिले तो ठीक है, नीचे आइए। अब सर जुलाई 5, 1975, 26 पार्टीज इंक्लूडिंग आरएसएस, वही सर अभी का आरएसएस जिसके प्रभाव से सर आपके बने हैं बीजेपी। तो 26 पार्टीज इंक्लूडिंग आरएसएस एंड जमाते इस्लामी, जमाते इस्लाम वेयर बैंड। तो बैन तो कर दिया गया, 26 पार्टी भी साथ साथ बैन हो गया, उसमें आरएसएस भी था। अब सर इधर नीचे, अब एंटी जयप्रकाश नारायण लेड एंटी गवर्नमेंट रैली इन इंडिया। तो जयप्रकाश नारायण ने सर पूरा एकदम विरोध किया सरकार के खिलाफ। अब इधर देख लो सब, इन पटना में किए। उसके बाद नेक्स्ट, ही वॉज अरेस्टेड आफ्टर द रैली। जयप्रकाश नारायण वाज क्लोज टू इंदिरा गांधी, उन्होंने समझाया भी था इंदिरा गांधी को, बट इंदिरा गांधी नहीं मानी। कहा जाता है जयप्रकाश नारायण का मीटिंग भी पहले हुआ था उस विरोध से पहले, और बोले हुए थे जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को कि आप ये नहीं करिए, ठीक है, और ये नहीं करिए, बाकी अगर आप करते हैं तो दुष्परिणाम तो होगा ही। प्यार से ही समझाया था, क्लोज काफ़ी थे हो, लेकिन नहीं मानी। सर मानना भी ठीक नहीं था, क्योंकि लीडरशिप को मानना भी नहीं चाहिए, बात सीधा सा बात है। नीचे आइए। अब सर इंदिरा गांधी नहीं मानी। आरएसएस वाज सीन एज पोटेंशियल इन ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पुलिस कैंप ड्यूरिंग 1000 ऑफ पोस्टेड वर्कर वेयर इन प्रिजन। देखो आरएसएस के बहुत सारे प्रवक्ता थे, आरएसएस को बैन तो कर दिया गया था, लेकिन सर आरएसएस बड़ा मेहनत भी कर रही थी, लोगों तक लोकली पैदल ही सर घूम रहे थे, पैदल ही मिल रहे थे, सब कुछ इनका बैन, पार्टीज भी बैन थी, सब कुछ बैन था, लेकिन ये मिलना जुलना बंद नहीं किया सर आरएसएस ने, ये करना मतलब कंटिन्यू रखा। जरा नीचे आइए, अटल बिहारी वाजपेयी भी आएंगे अभी। आरएसएस ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्रिंग डेमोक्रेसी बैक टू इंडिया। आरएसएस यही बोल रहा था कि सर डिक्टेटरशिप है। ज़्यादातर इंदिरा गांधी के केसेस में तो लोग ही बोलते हैं तानाशाह काम हो गया था, लेकिन आप फॉरेन पॉलिसी पढ़े हैं तो आप देखेंगे तो कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक जरूरी था सर, नहीं तो सर इंडिया को उसके बाद कोई भी दबा के और पीट पाट के बाहर निकल जाता। सुन पा रहे हैं? तो एक सिचुएशन होता है जिस सिचुएशन में जरूरी था। हाँ ठीक है, इंटरनल पॉलिसी या किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होगा, काहे कोई आदमी हो भाई, मैं छोड़ी इस दुनिया में कोई। अरे जब भगवान की बात आप करते हैं तो जब भगवान ही परफेक्ट नहीं है तो किसी और की बात क्या करें। राम जी इतने बड़े विद्वान होकर सीता जी को नहीं समझ पाए तो दूसरा क्या, लोगों के बात में आके उनको भी भस्म कर। अब बेवकूफ़ आदमी, अरे बीवी है भाई, मजाक थोड़ी है आज समझ। लेकिन सर उनको भी सीता जी पे भी शक क्यों? क्योंकि लोगों ने बोल दिया। तो ये तो दिखाता है ना सर कि आप कितने भी बड़े हो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। दिमाग कब किसका घुटने में चला जाए कोई दिमाग में नहीं। सर आप जिसके साथ रह रहे हैं, जिसके लिए जो आपके लिए जिंदगी कुर्बान कर, उसी पे आप शक कर रहे हैं, तो आपसे घटिया कौन हो गया भाई? हमको तो सीधा लगता है, आप लोग लगता है कि गलती सर किसी और की नहीं, सीधा का अरे गलती राम जी की थी, फालतू आदमी। आ रहा समझ में? सर बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हम इसलिए कि आप सर आपको ट्रस्ट करना था, आपको ट्रस्ट करना था। 10 लोग बोल दिए कि तुम्हारी बीवी क्या है, बाहर चली गई, अब तुम मान लिए। आदर्श सिर्फ समाज के लिए नहीं बना जाता है। अब सर आपके लिए परिवार और जो भी चीज़ है, परिवार अगर नहीं है, वही बात बोला, क्या बोले सर नहीं जनता। अच्छा वही जनता अगर वाकई डिसीजन सही रहता तो जनता को नहीं रोना चाहिए था सीता जी के अंदर जाने पे, लेकिन वही जनता माफ़ी मांगने आ गई, माफ़ कर दीजिए माँ, माते माफ़ कर दीजिए। समझ रहे हैं? तो सर आप समझिए, पहले माँ पे मतलब ये लगा दी, उसके बाद माफ़ कर दीजिए माते, तब पकड़ के मारो उसको। नीचे आइए सर, बस मुझे आगे बाकी अपनी अपनी राय है, या कोई फिक्स नहीं है, आप भी ईमानदार हैं, आपको जैसा लगे। अब हनुमान जी बानर थे कि क्या थे हमको नहीं पता, बट हमारे लिए तो भगवान ही थे, बट उनकी प्रजाति तो बंदर की थी ना सर, उन्होंने कर्म ऐसा किया कि उनको भगवान पूछ लिया गया।
बट प्रजाति तो उनकी बंदर ही है, तो कर्म से अपना जाति प्रजाति सब कुछ बेहतर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आइए। अब सर आगे ये आरएसएस के बाद जुलाई 23, 1975 राज्यसभा वोटेड इन फेवर ऑफ द इमरजेंसी एंड नेक्स्ट डे लोकसभा ऑल्सो पास्ड इट। फिर जुलाई 23, 1975 राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा ने भी पास करा दिया, फिर इमरजेंसी लग गया। अब जरा नीचे आइए। अगस्त 5, 1975 जुलाई 23 से अगस्त सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज्ड मिसा किया और अरेस्टेड 1 लाख पीपल, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, अरुण जेटली थे, विजय राजा सिंधिया, मतलब सब लोग थे, के स्टालिन, इन सब को पकड़ के डाल दिया गया। क्योंकि सब लोग सर भाई अपना विरोधी कर रहे थे। अच्छा ये वही लोग हैं जिनका नाम अभी आपको समझ में आ रहा है, सबको पकड़ के ठोस दिया। किसके तहत? मीसा के तहत। मीसा क्या था कि सारे लोग इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरे में हैं, बिना किसी ट्रायल के उठा के पटकिए जेल में। अच्छा जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ तो सब ठीक था, लेकिन आरएसएस काम करना कभी बंद नहीं किए, याद रखिएगा। वो अभी भी काम लोगों से मिल ही रही है, पर्ची बांट ही रही है। अब जरा नीचे आइए। 1976 1976 लोकसभा वॉज एक्सटेंडेड ओवर 1 ईयर। अब लोकसभा फिर सर 1 साल के लिए बढ़ा दिएगा, अभी देखते जाओ। अभी आप नीचे, अभी और मरेंगे लोग जेल में। फरवरी 4, 1976 बढ़ा दिया गया। इन सितंबर 1976 नसबंदी के लिए फिर फोर्स किया गया। सुन पा रहे हो कि सर नसबंदी, फोर्स स्टेरिलाइजेशन, रुक जाओ, फोर्स स्टेरिलाइजेशन किया गया, वाज डन टू लिमिट द पॉपुलेशन ग्रोथ बाय संजय गांधी। संजय गांधी ने बोला नसबंदी करवाओ, इन हरामखोरों का कि पॉपुलेशन जो है कंट्रोल किया जाए। सर ये संजय गांधी ने किया। सुन पा रहे ध्यान से। अब सर ये नसबंदी जरूरी था, हमको लगता है अभी सबको पकड़ के कर देना चाहिए। खैर नीचे आइए। उसके बाद नीचे है नवंबर 2, 1976। सुन लो, कंप्लीट जब खत्म हो जाएगा ना तब मजा आएगा आपको। 42वां अमेंडमेंट हुआ 1976, बोला था ना 4+2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ और फॉर मेकिंग द कंट्री सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। याद है? एसएसआई वाज एडेड इन 42nd अमेंडमेंट, बताया था मैं। अरे याद है? तो सर दिमाग में रखना। और 4+2 6, 1976 अमेंडमेंट हुआ था। नीचे आओ। अब सर जनवरी 18, 1977। सर मैंने बोला था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 76वां संशोधन को। सर बहुत सारे बदल के रख दिए गए। और आप सोच के देखो ना क्यों किया गया ये 70 से क्यों किया गया। आप देखो सर क्या कंडीशन है, पूरा चीज अभी अगेंस्ट जा रहा है किसके? इंदिरा गांधी के। गुस्से में है अभी। अब गुस्से में है तो पूरा ईवी इधर से चल रहा है। और सर पहले भी लड़ाई बताया था केशवानंद भारती केस, और उधर तो सुप्रीम कोर्ट से पूरा चल ही रहा था जबरदस्त। तो उसका भी गुस्सा फ्रस्ट्रेशन उतारा गया 42वें अमेंडमेंट में। और सर बाद में गलती का एहसास हुआ तो 44वें में क्या किएगा, सुधार लिया गया। अब जरा नीचे आइए। तो सर जनवरी 18, 1977 को अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी वाज आल्सो एडेड इन 1976। वो मैंने बताया भी था या नहीं भी, बट देख लेना 1976 में ऐड हुआ था वो। ये बेसिक है, आप मतलब पढ़ते समय आपको दिमाग में रख लेना बस। जनवरी 18, 1977 इमरजेंसी ऑफिशियली एंडेड इन 23 मार्च 1977 एंड रिलीज ऑल एंड फ्रेश इलेक्शन वाज अनाउंस्ड इन मार्च 1977 पॉलिटिकल पार्टी। इसके बाद से जानते हैं नेक्स्ट बैच जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा। और इसके बाद जो भी मैं नया बैच शुरू करूंगा सिर्फ इंग्लिश में चलेगा, हिंदी वाले किसी को मैं नहीं लूँगा। क्योंकि मतलब मैं सोचा हूँ उसके बाद फ़ायदेमंद उसमें ज़्यादा है, क्योंकि आईएएस में थोड़ा सा फेवरेटिज्म है और स्पेशली सिर्फ आईएएस जिसको करना होगा उसको, सिर्फ आईएएस और बीपीएससी, क्योंकि इंग्लिश में ही वो ज़्यादा कंफर्टेबली आपको मिल पाएगा। हिंदी का वो लुका जोका ही नहीं रखना है मुझे, ताकि वो सीधा सिर्फ इंग्लिश का काम करे, उसको काम करते जलते जाए। जो पर्टिकुलर सिर्फ हिंदी मीडियम में होगा उसको सर मतलब वही रेलवे एसएससी या बीपीएस जो है उस लेवल तक उसको तैयारी करवा लिया जाएगा, वही ठीक है। क्योंकि जानते हैं आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, अगर इंग्लिश आपका थोड़ा भी कमज़ोर थोड़ा हुआ तो आपको सर उसका लिखा जोखा रख जाएगा, क्योंकि आईएएस में इंग्लिश भी कंपलसरी है। अच्छा हिंदी भी है, दोनों चीज़ है। आप कितना भी कह लीजिए नाक रगड़ के कि हम हिंदी में, मैं बार बोलता हूँ हिंदी में कभी भी माध्यम बैरियर नहीं बनेगा, लेकिन सर इंग्लिश हमेशा फेवरिज्म हो ही जाएगा। इसलिए आपको रैंक 1 हिंदी में मिलना बड़ा मुश्किल मिलेगा। आपको रैंक 13 मिल जाएगा, रैंक 14 मिल जाएगा, गंगा सिंह भी हैं, निशान जैन भी है, लेकिन आपको 1 से 10 के बीच में ज़्यादा आपको इंग्लिश से मिलेंगे। बहुत कम हिंदी में आपको मिलेगा कि एक रेयरेस्ट आ गया। उसका कारण भी है, लेकिन जिसको हिंदी में भी आया ना सर वो भी इंग्लिश जान चुका है। आप अगर प्रदीप सिंह को लेंगे तो सर ये प्रोसेस में इंग्लिश जान गया तभी उसका रैंक आ भी पाएगा, डिट्टो बात है। अच्छा पहली बार इसने पेपर हिंदी में दिया, दूसरी बार पेपर इंग्लिश में दिया। पहली बार में दिया 98 या 99 रैंक आया, दूसरी बार दिया 18 रैंक आ गया। तो सर फ़र्क पड़ता है। इसलिए इसके बाद हम लोगों ने सोचा है कि नहीं कोई मगजबारी नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर क्रीम जो है जितना जो मेहनती है अब उससे सर, क्योंकि हिंदी माध्यम वाला भी होगा तो भी सीखना चाहेगा। क्या कि नहीं आता है तो आप सीखना पड़ेगा। क्या कि गंगा सिंह ठेठ हिंदी भाषा से सीख के जब वो एग्ज़ाम निकाल सकता है। सुरभि गौतम ठेठ हिंदी, जिसने 12वीं तक सिर्फ वही पढ़ा,
उसके बाद जाके ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम से देकर और सर रैंक 7 लेके निकाल गए। तो इसके बाद से हम लोग कोशिश कर रहे हैं वही कि इसके बाद से इंग्लिश मीडियम वाले को खाई लेंगे, हिंदी का झंझट ही नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदी का अगर स्पेशली जो सोचे कि पूरा ठेठ हिंदी मिले, उसके लिए रेलवे और आई थिंक एसएससी तक ठीक है, उसको चल जाएगा काम। बीपीएससी में चूँकि मेंस का और यूपीएससी का लिखने का जो क्रीमी लेयर है उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा आपको। खैर आगे के बात आगे देखेंगे। नीचे आइए। अब सर जनवरी 18, 1977 इमरजेंसी ऑफिशियली इंडेड ऑन 23 मार्च 1977। इमरजेंसी 1977 को खत्म हो गया पूरी तरीके से। अब जरा नीचे आइए। एंड रिलीज्ड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सब पार्टी को निकाल दिया गया और बोला गया फ्रेश इलेक्शन होगा। कौन सा इलेक्शन? फ्रेश इलेक्शन वाज अनाउंस्ड इन मार्च 1977। जनवरी 20, 1977 को एग्जिस्टिंग लोकसभा वाज डिसॉल्व। तो सर जो लोकसभा एक्सटेंड हुआ था खत्म हो गया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज अटल बिहारी वाजपेयी लोग सबको निकाल दिया गया। अच्छा उसके बाद देखो जनवरी 24, 1977 अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई जनता पार्टी वाज लॉन्च्ड बाय द अपोजिशन। तो जनता पार्टी सर लॉन्च हुई, लेकिन बेसिकली वो आरएसएस का ही इन्फ्लुएंस था, जो बस अलग आके नए नाम से, क्योंकि चलो आ जाओ। अरे सुन पा रहे हो? अरे बस आज खत्म करने के लिए आए हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 8 बज रहे हैं। आइए आगे। तो फखरुद्दीन अली डाइड फरवरी 11, 1977। क्रिटिसिज्म सर ये सब देखो, क्रिटिसिज्म होना भी था, हर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म होता है। हाँ इसमें थोड़ा ज़्यादा ज़बरदस्ती हो गया, लेकिन आप कहेंगे तो थोड़ा सा बाहरी देशों के साथ जल्दीबाजी था, लेकिन इंदिरा गांधी एक समय के बाद थोड़ा सा पिन प्रिक करने लगी, सभी को चुभने लगी, तो उसका खिलाफ भी सर आएंगे लोग। और हर गवर्नमेंट का नियम है, उसके खिलाफ तो आएंगे ही। आप कितना खुश करोगे? सबको खुश थोड़ी किया जा सकता है। इस दुनिया में एक कहावत है, और हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो जीवन में आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर मैं चाहूँ कि आप लोग सब खुश रहें, पॉसिबल ही नहीं है। अगर सबको खुश रखूंगा ना, रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए चमाट सामदाम दंड भेद गाली गलौज सब चलना चाहिए, रिजल्ट तभी आएगा, नहीं तो खुश करके रिजल्ट नहीं आता है सर। खुश करके बस वही बोला ना, खुश करके पैसे कमाए जा सकते हैं, रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है। नीचे आइए। तो इमरजेंसी, और जो लोग इस दुनिया में सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, पहले बता रहे हो सक्सेसफुल नहीं होंगे, इसलिए भाड़ में जाए। जो खुश हो नहीं है दुख हो, आप बस अपने काम पे टिके रहो, करते रहो। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत किया करिएगा, कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे आप। इस दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हर किसी को खुश रख सकता है। तो भगवान ही नहीं तो और क्या, अपनी औकात क्या है। नीचे आइए। इमरजेंसी, पहला इमरजेंसी का एनालिसिस मेंस में फिर देख लो। पहला अब्यूज ऑफ आर्टिकल 22 लीगल एड। आर्टिकल 22 का सर पूरा एक से मिसयूज किया गया है। दूसरा, शिवकांत शुक्ला वाज डिटेन्ड मीसा ड्यूरिंग इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22। ही मस्ट नो द रीजन एंड ऑल्सो विद इन 24 आवर ही मस्ट बी। ये नियम है कि सर किसी को भी आप अटेंड कर रहे हो तो 24 घंटे के अंदर जज के सामने प्रस्तुत करोगे आप, लेकिन नहीं किया गया। आर्टिकल 22 यहाँ भी वायलेट हो रहा है। नीचे आइए। दूसरा, ना रीजन बताया गया कि क्यों किया जा रहा है, बट इट वाज इलीगल डिटेंशन। देन हिज लॉयर फाइल्ड ए केस, इसलिए सर फेमस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एडीएम कौन है? अरे जो एसडीएम होता है, अरे होता है एडीएम। तो सर अभी समझ लो वही आप ही लोग हैं और कोई नहीं है, बस समझ रहे हैं। ट्रेनिंग में है अभी, बाकी सर लगभग वो ट्रेनिंग में उनको उठा के तो डाल दिया गया, ठीक है पॉलिटिकल था ही, क्योंकि सर ट्रेनिंग में कोई ऑफिसर उठा के आपको डाल रहा है, इतना बात आप समझ लेना। ट्रेनिंग में रहते रहते, अरे क्या हो गया इधर देख लो, अगर ट्रेनिंग में रहते रहते भी कर लिया तो क्या इस पर सीधा सा बात है सर आपको फोर्स किया गया, क्या कि जब तक पावर नहीं मिला है तब तक नहीं चांसेस। क्या हो गया, बेंग हो गए क्या? देख लो इधर ऑर्डिनेंस देख लो यार, देख लो। कल वक्त नहीं मिलेगा, कल छुट्टी रहेगी, ठीक है, पढ़ाने के बाद। सो केस गोज टू सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट सेड कि इमरजेंसी में आप सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इट इज कॉल्ड डार्क आवर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड मोस्ट क्रिटिसाइज जजमेंट दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट होल्ड पे रहेगा। शिवकांत शुक्ला सर रह गए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला इमरजेंसी के समय का केस था, अच्छा इसको होल्ड पे डाल दिया गया। लेकिन आपको क्या लगता है, इसमें भी पॉलिटिकल बायसनेस था, इसमें भी सर वही इंदिरा गांधी और सारा चीज था। बाद में चल के ना सुप्रीम कोर्ट अब अगेंस्ट चले आएगा, लेकिन उसके पहले तक काम वही होने वाला है। नीचे आना। ऑर्डिनेंस से रिलेटेड आर्टिकल 213 वेयर गवर्नर इज इशू ऑर्डिनेंस इन स्टेट। गवर्नर भी इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस, पढ़ाया था मैं आपको। लेकिन क्या गवर्नर पूरे राज्य में करेगा कि पूरे केंद्र में कर देगा? भाई राज्य में करेगा, जहाँ क्या है वहीं के करेगा, केंद्र में कहा जाएगा वो। सो दे बाईपास द एसएलए एंड मिसयूज ऑर्डिनेंस। बहुत सारे गवर्नर ने भी क्या किया सर, बिहार तो फेमस है सर गवर्नर के लिए, यहाँ तो सर मिनटों मिनट में आप खा के उठेंगे तब तो गवर्नर बदल जाता था। सर ऐसा सिचुएशन है, इतना ज़्यादा सर गवर्नर बिहार में कहीं बदला नहीं है, लेकिन भाग भी खुल गया है। जो बिहार का गवर्नर बना है वो राष्ट्रपति एक बार बनिए जाता है। मैंने समझ में आया, ज़्यादातर है बिहार का ही, तो इसलिए गवर्नर बनना है तो कहीं और का नहीं, क्या बनिए बिहार का। चांसेस है कि आप राष्ट्रपति पूरा का पूरा बन जाएंगे, बहुत सारे रिकॉर्ड है ये। नीचे आइए। हिस्टोरिकली इन एग्जाम में लिखा हूँ, देख लो। इवेंट्स रिलेटिंग टू इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी आर ऑफन
intended to reported violation of Article 22 and ordinance making powers of emergency is not just about central power but also the violation of fundamental right. Example शिवकांत शुक्ला केस. इसमें बोला सिंपली ये गया है कि अगर हिस्टोरिकली इवेंट देखें एग्जाम में एक कंक्लूजन में आप लिखोगे क्या है, मैं एक बार बोल रहा हूँ फिर वापस समझने की कोशिश करना. पहला है इवेंट्स रिलेटिंग टू इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, ऐसी सारी घटनाएं जो इमरजेंसी से रिलेटेड है आर ऑफन इंटेंडेड टू रिपोर्ट वायलेशन, ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वायलेशंस करती है ऑफ आर्टिकल 22 का. आर्टिकल 22 इसमें तोड़ा गया क्योंकि ना रीजन बताया जा रहा है ना उनको 24 घंटे के अंदर जज के सामने बताया जा रहा है. एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स इमरजेंसी इज नॉट जस्ट अबाउट सेंट्रल पावर बट ऑल्सो द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. शुक्ला, तो इमरजेंसी सिर्फ सर आप ये नहीं कह सकते कि सेंट्रल पावर हो सकता है, मतलब मैंने बोला था ना कि इमरजेंसी का मोटा मोटे में नहीं क्या है, सेंटर पावरफुल हो जाएगा. लेकिन सर सिर्फ यही नहीं होता है, आपका फंडामेंटल राइट भी वायलेट हो रहा है. और शिवकांत शुक्ला जैसे आदमी अगर मान लीजिए मीडिया रिपोर्टर इनको अगर डिटेन करके रख लिया गया तो फंडामेंटल राइट इनका भी वायलेट हुआ ना सर. और इमरजेंसी के समय आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अगर मान लो कि सर अभी केस नहीं लग सकते, अब इमरजेंसी के बाद आइएगा. भाई अब इमरजेंसी के बाद आएंगे फिर क्या होगा, सिचुएशन नहीं होगा, कौन जानता है, लेकिन उस समय तक तो होल्ड पे है. तो सर इमरजेंसी इज नथिंग कि खाली सेंटर बड़ा होता है. इमरजेंसी का मीनिंग ये भी है कि आपका प्राइवेट आपका जो फंडामेंटल राइट है उसका भी वायलेशन होता है. वो आप देख रहे हैं. नीचे आओ लास्ट, अरे 2 मिनट और बस, सोलो बस, नीचे आ जाओ. इवोल्यूशन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, देख लो. 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 दिख रहा है. उसके बाद 39 कॉन्स्टिट्यूशनल 1975, फिर आपको देखो 42 दिख रहा होगा, 44 दिख रहा होगा. ये चारों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर भी है अमेंडमेंट के नाम से, उस अमेंडमेंट में थोड़ा डिटेलिंग पढ़ना है, आज ही पढ़ेंगे, बट पहले नीचे देख लो. 38 में क्या क्या हुआ, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल में 1975, नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन. पहले ही बोला था जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा. दूसरा किसी भी चीज़ का, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायलेट नहीं कर सकते. उसके बाद नीचे आइए, मोर देन वन इमरजेंसी कैन बी इशूड एट सेम टाइम. एक साथ एक से ज़्यादा इमरजेंसी इशू किया जा सकता है. ये 38वें संवैधानिक संशोधन 1975 में इस बात को डाला गया कि सर आप नेशनल इमरजेंसी डाल दीजिए, उसके साथ साथ आप स्टेट इमरजेंसी भी डाल दीजिए. डाला जा सकता है, पॉसिबल है. बट आगे 39 कॉन्स्टिट्यूशन में फिर चेंज किया जाएगा. नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंट, नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ पीएम इलेक्शन. मतलब 39 में डाला गया कि ना तो प्रेसिडेंट इलेक्शन का जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा ना पीएम का. मतलब कोई सर इलेक्शन कैसे हुआ नहीं हुआ उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा. लेकिन सर आइए आगे, हर जगह चेंज होगा. 42 अपोजिशन लीडर वेयर इन जेल, दैट्स वाई नॉटी अमेंडमेंट. अच्छा अपोजिशन लीडर समय जेल में थे तो सर 42वां अमेंडमेंट फ्री थी गवर्नमेंट, अभी सबको पकड़ के रखा ही था, जितना उतना ठेस के नियम बना लिए. अब सर बाद में निकलेंगे तब बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तो सब जेल ही में थे. एग्जीक्यूटिव ग्रेटर देन जुडिशियरी, आपको भी पता है 42वां संशोधन में सर ये दिखाता ही है कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल कौन है, गवर्नमेंट है. तभी तो जबरदस्ती सर इतना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पास करा दिया गया. और लड़ाई आपको पीछे का पता है, कनेक्ट करती है हायर कोर्ट से लेकर सब अपना. 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रेवोल्यूशन कहा गया. इंटरनल डिस्टर्बेंस था लेकिन उसको बोल क्या देगा, आर्म रेवोल्यूशन के हो गया. मतलब ये सर समझ रहे हैं, मतलब ये अलग ही बात हो गया. अटैक कर दिया, नक्सलिज्म हो गया. सर अंदर की बात थी, आप इनसिक्योर थे, आप अपने दूसरे का सर पे ठिकड़ा फोड़ के आपने इमरजेंसी लगा लिया. नीचे आ जाओ. कैबिनेट को राइटिंग में देना होगा प्रेसिडेंट को, रिटेन एडवाइस ऑफ कैबिनेट फॉर इमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट फॉर इमरजेंसी. तो सर रिटेन एग्रीमेंट ही रिटेन दिया ही जाता है किसको, सर प्रेसिडेंट को. कौन देता है सर, कैबिनेट ऑफ, जो आपके कैबिनेट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, COM. अच्छा 44वां संशोधन में देखिए क्या क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस से चेंज टू आर्म रेबेलियन. तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को हटा के किसमें किया गया, आर्म रिबेलियन में. दूसरा पॉइंट, रिटेन एडवाइस ऑफ कैबिनेट टू प्रेसिडेंट फॉर इमरजेंसी. तो रिटेन एडवाइस आपको देना पड़ेगा किसको, प्रेसिडेंट को. थर्ड, 6 मंथ इंटरवल इंट्रोड्यूस्ड, नहीं तो नेशनल इमरजेंसी को भी पहले अनलिमिटेड डेज तक रखा सकता था. मतलब सर पहली बात है कि 6 मंथ इंटरवल पे आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा. नहीं तो सर एक ही बार अप्रूवल लेकर अनलिमिटेड लगा दिया, हो गया, फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा देश का. नीचे आइए, हैबियस कॉर्पस पढ़ाया था. हैबियस कॉर्पस फॉर आर्टिकल 220 एंड 21 विल नॉट बी सस्पेंडेड एट एनी कॉस्ट. मतलब सर आपको बताना पड़ेगा कारण, और 24 घंटे के अंदर आपको उसके अंदर क्या है बताना पड़ेगा कि 24 घंटे का जज के सामने रखे. वो बोला गया कि सर आपको अंदर रखना है 24 घंटे के अंदर जज के सामने, प्लस कारण बताना पड़ेगा कि आपने इसको पकड़ा क्यों है. अच्छा 44वां अमेंडमेंट है तो सुधार हो रहा है, क्योंकि अब समझ में आ गया है तो सर सुधार हो रहा है, गुस्सा शांत हो गया है. जरा नीचे आइए. मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी 2 मंथ ओनली ड्यू टू इमरजेंसी. तो मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, 2 मंथ्स, उससे ज़्यादा सर नहीं. लेकिन सर आगे
20 and 21 नेवर बी सस्पेंडेड इन एनी इमरजेंसी। ये बोल दिया गया कि 20 और 21 इसके बाद से किसी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जाएगा। खैर नीचे आओ, फुल जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन। अगर सर इमरजेंसी लगा है, प्रोक्लेमेशन मतलब क्या है? इमरजेंसी। इमरजेंसी जैसी खत्म होगा, सुप्रीम कोर्ट को यह हक है कि उस इमरजेंसी का रिव्यू करेगी कि वो सही था या गलत था। तो इसीलिए अब इमरजेंसी ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि सर उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने गलती से भी अगर बोला कि ये इमरजेंसी गलत तरीके से इम्पोज किया गया था, बहुत ज़्यादा उसका सर हानिकारक इशू होगा गवर्नमेंट पे। तो सर ये 44वां में आके सब कुछ सुधार लिया गया। अच्छा, ये सारा चीज़ उल्टा कर दिया गया था 42वां में, 20 खोपड़ा वाला काम। और सब आप देखेंगे ना, ईगो को सेटिस्फाई करना था और कुछ नहीं था। अब जरा नीचे आइए, इशू इन करंट इमरजेंसी प्रोविजन। अभी जो इमरजेंसी करंट में, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट, आर्म रिवॉल्यूशन नॉट डिफाइंड। ये बताया ही नहीं गया कि आर्म रिवॉल्यूशन कहेंगे किसको। जैसे आधार कार्ड वाला बोला था मैंने आपको, बोला क्या गया कि आधार कार्ड में किसी का भी बायोमेट्रिक डेटा निकाला जा सकता है, लेकिन क्या बोला गया? नेशनल इंटरेस्ट के लिए। किसके लिए? नेशनल इंटरेस्ट के लिए। और ये नहीं पता है कि नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है, उसको डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया। सेम यहाँ आर्म रिवॉल्यूशन को कोई डिफाइन नहीं किया गया, जो मन चाहे थोड़ा तोड़ मरोड़ को पेश कर लेता है। दूसरा पॉइंट, कैबिनेट में ये भी सब अपने लोग हैं, सो व्हाट इज द गारंटी दैट नो वायलेशन टेक्स प्लेस। बात सही है कि कैबिनेट में भी मान लीजिए सब अपने ही लोग हैं, और अगर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको बना के दे भी रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो इमरजेंसी लगा रहे हो सही नीयत से ही लगा रहे हैं? क्योंकि सर आप ही ने लिख के उनको दिया है, तो इस बात को भी सर नियत पे तो हमेशा चेक होना चाहिए, क्रॉस चेक तो कर ही सकते हैं। थर्ड, जुडिशियल रिव्यू इफेक्टिव की क्या गारंटी है? बिकॉज जुडिशियरी वाज बायस्ड अर्लियर, तो बाद में भी बायस्ड हो सकती है। बात तो सही है, क्योंकि सर जुडिशियरी पहले भी सरकार को फेवर का, याद है आपको आर्टिकल वाला, प्रॉपर्टी वाला, वहां पे तो फेवर किया ही था ना सर सुप्रीम कोर्ट ने। अरे आर्टिकल 31 जाके रिवाइज करना सर, प्रॉपर्टी वाला बोला था, हटा दिया। तो सर राइट टू प्रॉपर्टी का क्या था? उसमें आपको क्या बोला गया? नियम तो खाली तोड़ मरोड़ के ही पेश किया गया था ना, फंडामेंटल राइट तो वायलेट हुआ था, लेकिन सर वो जरूरी था सिचुएशन के हिसाब से। बट हम इश्यूज में हमें पॉइंट तो लिख ही सकते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट अगर पहले भी बायसनेस कर सकती है तो बाद में भी तो बायस हो सकती है। इस बात की थोड़ी कोई गारंटी है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। और ये सर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा सर सही ही डिसीजन देगी, ये कभी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट को इसलिए तो पावर दिया है कि अगर डिसीजन गलत हो गया तो सुधार सकते हैं आप, उस डिसीजन को वापस कर सकते हैं। अब सर आगे आइएगा, नेक्स्ट पहला है सर, हाउ विल यू डील डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट नॉट क्लियर। अच्छा, लोकसभा को कैसे आप डिसॉल्व करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, इसको क्लियरली लिखा हुआ नहीं है। इसका भी कुछ बेसिस अलग अलग हो सकता है, इसको भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए क्लियर डिफाइन नहीं किया गया क्योंकि सर अगर लोग जान जाएगा, देखो राजनेता यार अलग लेवल पर नेता काम करता है, मतलब अलग ही लेवल पे। गायब हो गया है। अब सर आना नीचे, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है क्लियरली कोडिफाई ऑल रिलेटेड टू इमरजेंसी। क्लियरली पूरा का पूरा पॉसिबल सिनेरियो जो है, अरे भैया चलो ये भी नुक्कड़ छिपी खेल रहा है। तो पहला है सर, सॉल्यूशन ये है कि जो भी चीज़ आप डिफाइन करें क्लियरली डिफाइन करिए, पहली बात। क्योंकि सर आप ना तो आर्म रिवॉल्यूशन को क्लियर डिफाइन किए हो, ना सर आप इधर डिसॉल्व करने के प्रोसेस को क्लियर डिफाइन किए हो, कुछ नहीं डिफाइन किए हो। बस आपने ऐसे यूँ कर दिया कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन कुछ क्लियर डिफाइन नहीं किया। तो क्लियर डिफाइन करिए। दूसरा, इंडिपेंडेंट कमिटी बैठाइए जिसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हो, ताकि इमरजेंसी का उसका इम्पैक्ट और इमरजेंसी का क्या होना चाहिए उचित रूप से उसको जज करे। कमिटी दोनों का होना चाहिए सर, सिर्फ अपना ही कमिटी मत बैठा दीजिए। नीचे कंक्लूजन, द यूज ऑफ इमरजेंसी शुड बी रेयर एज इट्स क्वाइनेज। अब सर मेंस में आपको जब लिखना हो इमरजेंसी पे तो आपके पास सारा चीज़ है, पूरा डिटेल है, कारण है, कंक्लूजन है, सॉल्यूशन है। मेंस में यही पूछा था, टोटल डिस्कशन इमरजेंसी का। अब इमरजेंसी में आपके पास हर चीज़ का प्रावधान है, कैसे खत्म हुआ कैसे नहीं हुआ, पूरा डिटेलिंग उठा के एज इट उठा के चेप देंगे। अब इसके बाद आइए पेज नंबर नेक्स्ट 218 कि 19 पे आइए, बस एक पेज और बचा है, खत्म करेंगे। दो एक और नया डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। क्या है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? सेंटर स्टेट, पहला बताया NCRWC, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान को चेक करने के लिए कि संविधान सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए बॉडी है NCRWC। अगर सर इंटर वाटर डिस्प्यूट हुआ है तो देखिए, सेड इफ यू मेक चेंजेज इन ISWD। ISWD क्या है?
इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अरे सुन पा रहे हो? तो ISWD सर सुनते जाना, 2 मिनट और सुन लो बस, उसके बाद खत्म ही है, 2 मिनट सुन लो। पहला, आधे से ज़्यादा लोग मुझे पता है झपकी कौन ले रहा है, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक मैं देखा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ध्यान देना। आ जाओ, 1-2 प्रीलिम्स नहीं जाना चाहिए। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला, NCRWC मतलब क्या बोला पहले देखो। सेड इफ यू वांट टू मेक चेंजेज इन ISWD देन कंसल्ट स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप चाहते हैं कि सर ISWD क्या है? इंटर स्टेट वाटर और क्या रेगुलेशन से आप गवर्नमेंट जो भी समझिए। अब डिस्प्यूट अगर हुआ है 2 राज्यों के बीच में मान लीजिए, या फिर केंद्र और राज्य के बीच में, जैसे आपको मैंने वहां तीस्ता नदी का बोला था, तो तीस्ता नदी तो गवर्नमेंट का नहीं था लेकिन वो बाहर का था, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल। लेकिन सर केंद्र तो बोल ही रही थी ना वेस्ट बंगाल को कि बेटा थोड़ा पानी दे दो बांग्लादेश को, लेकिन सर ममता बनर्जी तो नहीं मान रही है, तो ममता बनर्जी नहीं मान रही है, तो सर वहां पे भी डिस्प्यूट तो हो ही रहा है। तो केंद्र ने बाद में क्या बोला कि बेटा तुम दोनों संभाल लो, अपना अपना सलट लो, जब जो हो जाए बोल देना, साइन कर देंगे हम। तो 2 चीजें हुई सर, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, या तो 2 राज्यों के बीच में या केंद्र और राज्यों के बीच में। सुन पा रहे हो? बाकी सब सोते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आओ। अब सर यहाँ से तेजी में इसलिए चलेगा क्योंकि दशहरा तक मैंने बोला है, कमिटमेंट है, कोशिश करेंगे वहां तक, मतलब क्या बोलते उसको, पूरा का पूरा नहीं प्रॉमिस कर रहा, लेकिन कोशिश करेंगे कि दशहरा कितने तारीख को है नहीं पता, मुझे लगा आप लोग 26 को, 26 सितंबर है ना, अक्टूबर सितंबर में होगा शायद, चलो कोई बात नहीं, 27 सितंबर को होगा। तो 27 सितंबर या अक्टूबर में है क्या? अक्टूबर में छठ है, तो दशहरा के 20 दिन बाद दीपावली होता है ना, 20 दिन बाद छठ होता है, दीपावली होता है। दशहरा के बाद शायद 20 दिन दीपावली होता है, दीपावली के 5-6 दिन बाद छठ होता है, हम तो यही जानते हैं। अब गलत बोले हैं ना, हम सही बोले हैं ना। चलो नीचे आओ। अब पहला तो फर्स्ट है सर NCRWC। पहले आ जाओ। बोला कि अगर कोई भी विवाद होता है तो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं है कि आप खुद ही से फैसला दे देंगे, ठीक है, नीचे आइए। दूसरा है वाटर सर स्टेट लिस्ट में, किसमें? स्टेट लिस्ट में। अच्छा आगे आओ। ISWD वहाँ लिखा है, मतलब स्टेट कैन मेक लॉज ऑन वाटर, बट 2 स्टेट से रिवर फ्लो हो रही है, देन वहाँ का डिस्प्यूट सेंटर सॉल्व करेगी। अब जाहिर सी बात है, मान लो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश लड़ रहा है, अब कर्नाटका और आंध्र प्रदेश लड़ रहा है, तो उधर तमिलनाडु लड़ रहा है, तो इसका विवाद कौन सुलझाएगा? बांग्लादेश, भाई सेंटर ही सुलझाएगा। अब आप भाई बहन लड़ रहे हैं तो सुलझाएगा कौन? पापा दो इसको सबसे लड़ जाएगा मामला। तो बेसिकली क्या है वहाँ पे सर, हाँ मतलब तरीका क्या है, भाई में लड़ाई करते हैं, आप जाइए पापा मम्मी के पास, मम्मी तो पहले करे आओ है नहीं, अच्छा पापा भी रेडी है, ये सब ना सुधरी। अच्छा सर अगर गुस्से में बोल दिए, भाई साहब ठीक से बेलन वेलन सब रहने चाहिए, तो वो अब मारते हैं सर। हाँ मतलब अब जिसको प्यार करते हैं उसको थोड़ा स्लो मार देंगे, जिसको थोड़ा सा दुश्मनी है, जिसपे चिड़े हुए हैं पापा, अगर तो कितना भी पापा मम्मी बोले कि बेटा हमारे लिए सब बच्चा बराबर है, सर झूठ बात है तो यार इससे बड़ा झूठ और दुनिया में कोई नहीं है, कितना भी बोल ले मानना नहीं सर, क्योंकि जब उनको सर लगेगा कि आप उनके लिए काम आ रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मानेंगे, आप उनके लिए काम नहीं आ रहे आपको सर कम मानेंगे। बात समझ आइए? तो आप इसीलिए इस बात का विश्वास ना करें और इमोशनल ट्रैप में तो बिल्कुल ना आए, ठीक है। फिर भी सर क्या करिएगा, ऑप्शन नहीं है, बाप होता है। अब जीत जाइए। पहला है सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, मतलब ISWD का मीनिंग है कि अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो सर सॉल्व कौन करेगा? सेंटर। वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ, उसको देख लो, इंपॉर्टेंट है। वो वाटर स्टेट लिस्ट में है, बट ISWD का सॉल्यूशन कौन करेगा? यूनियन लिस्ट। वो यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है कि 2 राज्य लड़ रहे हैं, तो तीसरा सर सॉल्यूशन कौन देगा? केंद्र देगा। अच्छा आगे एक और, सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन पावर टू द पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया पार्लियामेंट को कि भले ही पानी सर स्टेट लिस्ट में है, लेकिन पानी पे अगर लड़ाई विवाद होगा तो कौन सॉल्व करेगा? केंद्र। तो केंद्र सर पार्लियामेंट का वहाँ डिसीजन आएगा, उसको मानना पड़ेगा, और नहीं तो सर सबसे बड़ा कौन है सर? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का बात मानना पड़ेगा। तमिलनाडु और इधर आपको आंध्र प्रदेश में सर लड़ाई होते रहते हैं, हमेशा पानी के लिए होता रहेगा। ऐसा एक नहीं सर, महाराष्ट्र भी है, बहुत सारे नदियों के लिए लड़ाई पीट हो रहा है। अगर आप सोच के देखिए, अगर केंद्र नहीं होता तो सर क्या हश्र होता, ये वही वाला हाल पहले होता। सुन पा रहे हैं? इसलिए किसी के घर में, अगर मैंने बोला ना कि जब नहीं होते हैं दादाजी स्पेशली नहीं होते हैं तो सर तो क्या मामा होते हैं
मतलब दादाजी नहीं होते तो थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्म होता है। मतलब आप फैमिली में देखो, जमीन के लिए हम मरदा, समझ रहे हैं, दादाजी एक बार रहते हैं, हमारे जिंदा रहते जमीन बंटवारा नहीं होगा, समझ रहे हैं, दादाजी वो अच्छा मारपीट नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी सब भाई चुप हैं, क्या कि हाथ में किसके पावर है सर, दादाजी के। ज़्यादा कुछ क्या बोलेगा तोड़ का देवे ना करो। अब समझ रहे क्या क्या, हाँ मतलब तो वही तो कोल्ड वार चलता है, सही बोला। तो सर भाई भी कहते रहे इसको ज़्यादा मान दे। अब दादाजी भी क्या है सर, इंसान, तो दादाजी भी सर सबको बराबर मानेंगे नहीं। कितना भी कोशिश कर लें तो एक पोता बोल ही देगा कि दादाजी आप उसको ज़्यादा मानते हैं, हमको नहीं मानते हैं। पोता पोती में अलग डिस्कशन। नाना कितना भी चाहे कि नाती को बराबर माने, नहीं मानेंगे। वो अपनी दूसरी बेटी का सर उसका वैल्यू ज़्यादा देने कहेंगे, देखो कितना सुंदर बा, कितना बढ़िया बा, बात माने ला। आप कोशिश करोगे हाँ सब उन्हीं को ठीक लगता है, पार्ले जो उन्हीं को देंगे आप, फिर बात में हमको क्या मिलेगा, लेमन जूस। नीचे आइए, नारंगी संतरा वाला खाइए, मस्त रहिए। अच्छा क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, कोशिश करिए कितना भी। आप नाना जी के पास जाएंगे, कुछ लोग नानी से कनेक्ट होते हैं। अगर आपको नानी मान रही है नाना जी, तो लोग पहले से रखेंगे जो आपका फेवरेट चीज़ है, और अगर नहीं मानती है तो जाइए आगे ला, ठीक बा बैठा। आइए नीचे ईसुदीन। अच्छा चलो पहले आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ISWD। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या क्या है देख लो। आर्टिकल 262, सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इन इट। मतलब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट मुंह उठा के नहीं आएगा इसमें। ये आर्टिकल 262 पावर देता है। पार्लियामेंट आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल नहीं आएगा। नीचे, बट इफ यू आर नॉट ओबेइंग द डिसीजन ऑफ ISWD ट्राइब्यूनल देन टू इन्फोर्स दैट लॉ ऑर्डर बाय ट्राइब्यूनल कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। देखो ट्राइब्यूनल फिर आगे आएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, ट्राइब्यूनल को उतना ही पावर दिया गया है जितना कि सर एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। ट्राइब्यूनल कुछ नहीं है, ऐसे समझो। मान लो IAS हो आप, अब IAS में भी तो सर IAS के डिपार्टमेंट में भी, IAS में भी बहुत सारी चीज़ें कमी होगी। सैलरी आपका कभी हो सकता है गलत हो गया, ट्रांसफर पोस्टिंग गलत हो गया, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप भी तो कहीं ना कहीं जाओगे ना सर, तो आपके लिए एक ट्राइब्यूनल बना दिया गया। चलो ये ट्राइब्यूनल है, इस ट्राइब्यूनल में पूरे डिपार्टमेंट को, और ट्राइब्यूनल को इतना पावर होता है कि ट्राइब्यूनल का ऑर्डर ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बराबर होता है। अगर आपने फिर मान लो कि इस डिसीजन से सहमत नहीं हो आप, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको ट्राइब्यूनल की बात आपको माननी पड़ेगी। अच्छा इससे फायदा क्या है सर, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पढ़ा दिया हूँ, जज इतने कम है यार, कितना केस सॉल्व करेगा वो, बताया भी था। तो आपको कमेटी बना दिया जाता है। आपको जब बिल के लिए बोला था कि कितना बिल जाता है सेल्फ रिवोल्यूशन का, याद है कि भूल गए? जिसमें मैंने बोला था कि ज्यादातर बिल का क्या होता है सर, डिस्कशन ही नहीं होता है बिल पे। और आपको बोला इस गवर्नमेंट में लगभग 25%, बाकी मैक्सिमम तो सर ऐसे ही बिना डिस्कशन के पास हो जाता है। तो कमेटी रहती है, तो कमेटी पे डिस्कशन होगा तो बिल क्या आएगा, अच्छा आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। उसी तरीके से सेम यहाँ पे आ जाओ, ट्राइब्यूनल जनरली डिसीजन मान लेते हैं, लेकिन अगर नहीं माने तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके पहले तक हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। नीचे दूसरा पॉइंट, ISWD एक्ट 2016 नहीं सर 1956 होगा, बिकॉज इन 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है टेकन प्लेस। 1956 में आपको बताया था कि सर स्टेट का जो आपका है सब बंटवारा और सब कुछ मिलना जुलना शुरू हो गया था 1956। सो स्टेट रिक्वेस्टेड टू यूनियन गवर्नमेंट रेफर वाटर डिस्प्यूट टू ट्राइब्यूनल। तो राज्यों ने बोला कि सर आप डिस्प्यूट अगर राज्यों के बीच में होगा उसको ट्राइब्यूनल को रेफर कर दिया जाए, हम लोग ट्राइब्यूनल की बात मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आइए, इफ ए स्टेट विल नॉट रिक्वेस्ट देन यूनियन गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग। अगर स्टेट रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि सर आप हमको इस पे कुछ बताइए, नहीं कुछ नहीं करेगा यूनियन गवर्नमेंट, कोई उसको जवाबदेही नहीं है। जरा नीचे आइए, ट्राइब्यूनल इज अपॉइंटेड बाई CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विच 1 सुप्रीम कोर्ट जज प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होते हैं। तो मैंने क्या बोला सर, ट्राइब्यूनल का जो भी डिसीजन होगा वो ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के पावर का ही होगा। सुन पा रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। अच्छा बताना, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देते रहना, ठीक है ना। जब चीज़ें आए ना, मैं एक बात आपको बंदाई से बोल रहा हूँ, रिवीजन करना। आपको बार बार लगेगा भूल रहे, कोई दूसरा सर इधर जड़ी बूटी नहीं होता है, एक ही काम है, रिवाइज करना पड़ेगा। हर वो आदमी किया है जो इसको IAS बनना है। 13 बार लक्ष्मीकांत सर, 23 बार लक्ष्मीकांत, 18 बार स्पेक्ट्रम, ये पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा कोई इसमें नहीं है, कोई ऊपर से नहीं आएंगे कृष्ण भगवान हेलो चक्र चलाए और बस हो गया। सूर्य भगवान भी नहीं आएंगे कि अरे पुत्री हो गया तुमको, कौन बोलते हैं सूर्य पुत्र 2 को, कौन है? करण अर्जुन? नहीं भाई। क्या नाम था इनका, राम जी का बेटे का? लव कुश। तो नहीं कहा जाता लव कुश, कुश हुआ है वो कुश से। अच्छा लव हुआ है सूर्य
भाई ये कौन सा साइंस चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं मैथोलॉजिकल। आपको ही पता है कि खोड़ा से जन्म ले लेगा भाई। जब तक अगर मतलब जब तक साइंस के अकॉर्डिंग आप जब तक मेल और फीमेल नहीं इंटरकोर्स किए हैं तब तक कहाँ से हो जाएगा। लेकिन फिर भी सर मैथोलॉजिकल स्टोरी है कि लव सर सूर्यपुत्र ने जन्म दे दिया, ये कुछ तो हो गए। सुन पा रहे हैं? जादू से तो जादू से कुछ नहीं होता, वो वाला जादू गोटी के चक्कर में नहीं पड़ना नहीं चाहिए। बेसिकली कहने का मीनिंग है सर कि कभी भी दो बात का ध्यान में रखना है, दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट नीचे आइए, इश्यूज क्या क्या है ISWD में कि सर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करता है, अगर रिक्वेस्ट करता है तभी होगा, रिक्वेस्ट नहीं करता है तो नहीं होगा। मान लो अगर सर इधर कर्नाटका का लड़ाई चल रहा है मान लो तमिलनाडु से, तो मान लो कर्नाटका बोला कि देखो बेटा हम इतना पानी यूज करेंगे, तुम इतना, आपस में सहमति बन गई, पार्लियामेंट का कोई जरूरत नहीं पड़ा। अगर जब नहीं आए, सहमति नहीं बने, तब सर उधर उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। नीचे आओ सर। दूसरा है नो परमानेंट सेटअप बिकॉज मेनी वाटर डिस्प्यूट गोज ऑन, हेंस इज देयर मस्ट बी परमानेंट सेटअप। कोई परमानेंट सेटअप नहीं है हमारे पास, जब डिस्प्यूट होता है तब जाके उसके बारे में डिस्कशन होता है। लेकिन कहा जाता है कि इंडिया में लगभग हर राज्य के बीच में पानी के लिए लड़ाई है सर। इंडिया में ऑलमोस्ट हर राज्य का दूसरे राज्य से पानी का विवाद है, ये चलता भी रहेगा, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा सर। नीचे आइए। आफ्टर 1956 5 ट्रिब्यूनल्स बनाए गए जो कि रिवर्स के रिलेटेड था। 5 ट्रिब्यूनल्स, पहला कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, रावी, ब्यास। 29 ईयर्स तक डिस्प्यूट चला एंड सॉल्व हुआ कावेरी का। अभी आप ध्यान में देंगे तो 19 से 20 के बीच में कावेरी तक के डिस्प्यूट का मामला और उठा और सॉल्व किया गया। सर सोचो आप, राज्य का भी आपको जब पढ़ा रहा था कि राज्य को बंटवारा होगा, तेलंगाना का केस पढ़ाया था मैंने क्या बोला था कि अगर राज्य बहुत बांटोगे तो ये भी तो प्रॉब्लम आएगा कि डिस्प्यूट आज 2 राज्य के बीच में, अब 4 राज्य के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा, क्योंकि पानी और नदी का तो फ्लो वही है ना सर। तो आप सर बंटवारा और स्मॉल स्टेट्स का डिसएडवांटेज भी है कि सर इससे क्या फायदा होगा, फायदा तो कम होगा, नुकसान भी होगा क्या कि सर डिस्प्यूट और बढ़ जाएगा। पहले 2 बीच में लड़ाई हो रहा था, अब सर आपने आंध्र प्रदेश से निकाल दिया तेलंगाना, अब तेलंगाना में भी शुरू हो गया, मतलब कि 3 राज्यों के भी डिस्प्यूट होगा, क्योंकि नदी तो अपनी जगह पे है। अब इसलिए सर इस पॉइंट को आप अपने हिसाब से कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। अब आप ये सोचते रहिए कि रिवीजन नहीं होगा, या आप ये सोचते रहिए कि सर सॉल्यूशन निकालना है, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। नीचे आइए। बिफोर 2014 आंध्र प्रदेश तेलंगाना वेयर टुगेदर। 2014 से पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना साथ में था। एट दैट टाइम तेलंगाना रीजन पीपल को ज़्यादा पानी चाहिए था एंड दे डिमांडेड ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन आंध्र प्रदेश तेलंगाना सेपरेट हो गया। तो सेपरेट होने का बहुत सारे कारण में से एक ये भी कारण सबसे इंपॉर्टेंट था कि उनको सब पूरा पानी सही से नहीं मिल पाता था, तेलंगाना बन दे गया। और मैंने बताया था आपको केस कि तेलंगाना ने कितने कम सालों में क्या गजब का छलांग लगाया। सुन पा रहे हैं सर, गजब का परसेंटेज हाई गया तेलंगाना का, और ये दर्शाता है कि स्मॉल स्टेट को करने का बहुत सारा फायदा भी है। तेलंगाना सर आगे निकल गया इतना ज़्यादा, आंध्र प्रदेश से भी बहुत अच्छा खासा निकल गया। नीचे आइए। सजेशन और सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है देख लीजिए ISWD के लिए कि इंटर स्टेट वाटर, 2 राज्य के बीच अगर पानी का विवाद है तो क्या कर सकते हैं आप। पहला पॉइंट, फर्स्ट, एनी लॉ दैट हैज टू बी मेड मस्ट कंसल्ट द स्टेट। कोई भी कानून अगर बनाया जा रहा है केंद्र के द्वारा तो राज्य से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। सुन पा रहे? अरे है ना? बस नीचे आ जाओ। दूसरा, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने कुछ सजेशन दिया। फर्स्ट उसमें देखिए क्या है, इफ प्रॉब्लम हैज बीन फाइल्ड देन सेंटर को रेफर करना कंपलसरी है, नॉट चॉइस। मतलब अगर प्रॉब्लम हो चुका है तो सेंटर को आपको बताना पड़ेगा। अगर आपस में सुलझा लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है तो सेंटर को इन्फॉर्म करिए। तीसरा पॉइंट, इफ सेंटर नोज अबाउट डिस्प्यूट ऑन सेल्फ देन बाय सुओ मोटो, आप खुद ही ट्राइब्यूनल्स वाई वेट सो दैट स्टेट विल रिक्वेस्ट। मतलब कि अगर आप जानते, सुओ मोटो पढ़ाया था, स्वतः संज्ञान, कि सर खुद से आपने किया। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नहीं इस केस को खुद ही लेना चाहिए, तो मान लो नुपुर शर्मा का केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि इस बात विवाद को खुद से लेना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो से ले लिया, किसी ने फाइल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सोचा कि ये गलत होगा या सही होगा उसका परिणाम, इसलिए खुद से स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। गवर्नमेंट भी कुछ कुछ चीज़ों को सुओ मोटो ले सकती है, उसको लगे कि नहीं विवाद है और ये विवाद आगे चल के बड़ा हो जाएगा। 2 भाई के बीच में लड़ाई है और दादाजी जान रहे हैं उसको, उनको दोनों बेटों के बीच लड़ाई चल रही है, दादाजी आके पूछेंगे ना भाई कि दोनों का क्या चल रहा है, नहीं तो सर आगे पता चला दोनों घर लगा दिया। घर किसका? दादाजी का। अब सर तो बात वही है, सारा केंद्रीय है ना सर। अब सर पूरा ये आग लग रहा है, एक राज्य में आग थोड़ी लगता है सर, पूरा इंडिया में आग लगता है। एक राज्य क्या, एक जिला में आग लगना मतलब पूरा इंडिया में लगना। खैर नीचे आइए। सरकारिया कमीशन ने बोला कि सर यही बात है। अच्छा, सरकारिया कमीशन का सजेशन इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। जब भी आप मेंस में लिखते हैं ना तो यही कमीशन काम आएगा। अगर आपको अपना सजेशन कुछ अच्छा आ रहा है
तो आप रेफर कर दो अकॉर्डिंग टू सरकारी कमीशन और अपना सजेशन डाल दीजिए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन सजेशन ठीक होना चाहिए। ये मेंस का है और हर कोई करता है, आप ना तो पहले हैं ना आखिरी हैं, हर कोई करता है, क्योंकि सजेशन में दम होना चाहिए। अब सजेशन ऐसा मान दीजिए कि 2 राज्य के बीच हो तो पंचायती करवाइए, अब पंचायती वाला करवाइए, लेकिन पंचायती वाला थोड़ी होगा कि वैसे करवा लीजिए, 2 राज्य के बीच में आपस में सुलझाइए। और सर एक और पॉइंट दे सकते हो कि इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ है जो बातचीत से सुलझाया नहीं जा सकता। पहले भी देख चुके हैं, टॉक्स, डिप्लोमेसी, हर चीज़ को हम लोग उसी से सुलझाए हैं, तो टॉक्स डिप्लोमेसी इसको भी सुलझा सकते हैं। नीचे आइए। अब सर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, सर डेटा मैनेजमेंट अगर आपके पास रहेगा तो काम आसान हो जाएगा आपका। सुन पा रहे मेरी बात? डेटा मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा कि कौन किसका है, कैसे है, कितना रिवर है, इजी रहेगा। डेटा मैनेजमेंट क्लियर नहीं रहता तो बवाल होता है। नीचे आइए। उसके बाद जो भी डिसीजन आया है वो 5 साल के अंदर इंप्लीमेंट होना चाहिए। सर जो भी डिसीजन आया वो 5 साल के अंदर इंप्लीमेंट, अभी पता चलेगा आपको डिसीजन आया और 25 साल से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी देखिएगा, अभी आगे आएगा। ऑर्डर जो आया है इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए, मतलब अगर कोई भी ऑर्डर आया है या तो ट्राइब्यूनल्स का या किसी का, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए ताकि कोई भी राज्य उसको फॉलो करे। पेज नंबर 220 आ जाओ। ऑन दीज रिकमेंडेशंस 2019 में ISWD एक्ट अमेंडमेंट हुआ, इसमें सुधार हुआ। पहला पॉइंट बोला गया कि इफ स्टेट हैज रिक्वेस्टेड देन सेंटर को ट्राइब्यूनल कंपलसरी बनाना ही होगा। अगर राज्यों ने बोला है तो सर सेंटर को ट्राइब्यूनल्स बनाना पड़ेगा। और ट्राइब्यूनल्स में कितने में बोला था? 1 सुप्रीम कोर्ट का जज और प्लस 2 हाई कोर्ट या अच्छा पहला क्या बोला था? 1 सुप्रीम कोर्ट का जज बोला था और प्लस 2 हाई कोर्ट का जज या फिर 2 सुप्रीम कोर्ट का जज, वो भी चलेगा। लेकिन सर 2 चीज का ध्यान रखिए, आपको क्या लगता है हाई कोर्ट का होने का चांस ज्यादा है? क्योंकि सर 2 राज्यों के बीच का विवाद है तो चाहेगा कि 2 हाई कोर्ट का है, तो एक उसका राज्य का एक इसके राज्य का, ताकि किसी को भी ये ना लगे। और सुप्रीम कोर्ट तो सर्वे सर्वा है ही सर, एक पहले तो दिमाग में रखना है। नीचे आइए। यूनियन गवर्नमेंट कैन फॉर्म ट्राइब्यूनल बाय सुओ मोटो, तो केंद्र चाहे तो स्वतः खुद से ट्राइब्यूनल्स बना सकती है और बोल देगी कि सब लोग को कोई विवाद हुआ तो चुपचाप चल जाइएगा वहां, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र ने भी अपना काम कर लिया सर। तीसरा पॉइंट, मस्ट कलेक्ट डेटा फ्रॉम स्टेट एंड मेक मैनेजमेंट सिस्टम। ये सर आपको डेटा स्टेट से कलेक्ट करके मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा बना देना चाहिए, ये केंद्र की भी जिम्मेदारी है ताकि वो विवादी ना हो। आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि सर आपका एरिया इतना, आपका एरिया इतना है। फोर्थ पॉइंट, मस्ट बी परमानेंट ट्राइब्यूनल। अच्छा ट्राइब्यूनल परमानेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए ट्राइब्यूनल होना चाहिए। नहीं तो पता क्या चला, ट्राइब्यूनल था कुछ समय के लिए खत्म हो गया, फिर आदमी क्या विवाद बोलेगा क्या, वो तो जो था बोल के वो खत्म ना हो गया जी, अब नया बनाइए। अरे भाई ऐसे तो हो गया काम। फिर जैसे वही वाली बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला था प्रीएम्बल में, तो क्या बोला गया वो केस में, आगे बोला भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और आप लोगों को जब पढ़ा रहा था केशवानंद भारती केस और शुरुआत में, तो बोला था कि सर जब फर्स्ट लॉ पास कराया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या बोला था, ये बोला कि सर फंडामेंटल राइट वायलेट होता क्योंकि बनाए। अच्छा उसमें एक डायलॉग भी बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले हैं जब वो खत्म हो गए हैं तो फिर आप उनका कहाँ से रोल यहाँ ला रहे हैं। तो बेसिकली कहने का वो तो टेम्पररी पार्लियामेंट था, तो ट्राइब्यूनल भी अगर टेम्पररी हो तो कोई भी लॉजिकली कह सकता है क्या कि सर अगर ट्राइब्यूनल ही खत्म हो गया तो नियम फिर किस काम का। तो ये तो सर हो सकता है दिक्कत, तो ट्राइब्यूनल क्या होना चाहिए, परमानेंट। नीचे, मेक वन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, जहां दोनों स्टेट आपस में बैठकर सॉल्व कर लें 6 मंथ के अंदर, इफ नॉट देन मस्ट गो टू द ट्राइब्यूनल। एक ऐसा सर कमेटी भी बनाइए जिस कमेटी के थ्रू क्या दोनों से बात करें। जैसे आपको बोला था कि बिल पास जब कराना हो तो कमेटी को रेफर करिए, कमेटी क्या करेगी, अपोजिशन पार्टी को भी बुलाएगी, सपोर्टिव पार्टी का भी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के भी रहेंगे। ऐसे बिल जो भी आएगा वो अच्छा आएगा। सर आप अपोजिशन पार्टी को रखते नहीं है, बिल आ गया उसके बाद सर जलाना, ट्रेन जलाना और फिर ये वो करना काम शुरू हो जाता है। तो कमेटी उससे पहले डिस्कशन कर ले तो शायद हमारा असेट बर्बाद ना हो। नीचे आइए, ISWD एनालिसिस, अगर सर आपस में सॉल्व कर लेते हैं 6 मंथ के अंदर आप लोग तो ठीक है, नहीं तो सर आप ट्राइब्यूनल्स के पास जा सकते हैं। नीचे, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को ऑफिशियल गजेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसा ही हो जाएगा, इसका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के बराबर का होगा। तो ट्राइब्यूनल ने अगर सर बोल दिया है तो ऑर्डर सर सुप्रीम कोर्ट के बराबर होगा और मानना दोनों राज्य को पड़ेगा। नीचे आइए, सेकंड पॉइंट, टू मेक स्कीम बाय सेंटर इज मैंडेटरी। सर कुछ स्कीम बनाइए ताकि सर सेंटर बनाए ऐसा स्कीम ताकि सर वो विवाद ना हो, क्योंकि सर ओवरऑल आप ही ने तो सर राज्य को अगर 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया है, आप ही ने राज्यों का बंटवारा किया है, तो आप भी क्लियरली डिफाइन करके रखिए ताकि विवाद उत्पन्न ना हो। नीचे थर्ड, मेक एजेंसी टू कलेक्ट डाटा। सर डेटा एजेंसी आप बने जो डेटा कलेक्ट करे और क्लियरली बताए कि हाँ भैया किसका है, कितना नहीं है, क्या सही नहीं है। हनुमान के मंदिर पे भी विवाद है सर। जैसे कंक्लूजन मैंने क्या लिखा है, एक तरीके से सेंट्रली ओरिएंटेड हो गया एंड स्टेट के पावर को रिड्यूस ही कर दिया गया एक तरीके से। आप सोचो ना क्या बोल दिया गया
आपस में आप लोग लड़ोगे तो फायदा कोई ना कोई तो उठाएगा। अब दो राज्य लड़ रहे हैं, फायदा कौन उठा रहा है? सेंटर। क्यों? ट्राइब्यूनल्स बना ही दिया, ट्राइब्यूनल्स में बैठे हैं सर वही लोग, अपॉइंट करेगा वही। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सर किया अपॉइंट कि भैया एक आराम से रहो, प्लस 2 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज रहो, लेकिन सर उसमें केंद्र फिर हस्तक्षेप करेगा ही। अब जैसे हनुमान जी पे भी विवाद हुआ कि हनुमान जी जो है कर्नाटका से आए थे, फिर अगर तमिलनाडु वाला बोल रहा है कि हनुमान जी यहाँ पे आए थे, क्योंकि सर इनका नाम ये था तो इनका नाम अंजनी पुत्र था और अंजनी नाम इधर पर्वत का है तो हनुमान जी यहीं के थे। अभी भी हनुमान जी का तीर्थ स्थल बना लिया, वो भी तीर्थ स्थल बना लिया, टूरिस्ट प्लेस उधर भी, टूरिस्ट प्लेस इधर। भाई एक हनुमान जी, अब सर इतने सारे टूरिस्ट प्लेस, अब जाए तो जाए कहाँ? अब सुन लीजिए, इधर आपका खत्म होता है सेंटर स्टेट रिलेशन। मैं पहले भी बोला था इसके बाद का टॉपिक छोटे छोटे हैं लेकिन तथ्य फैक्चुअल है, रटन तो विद्या वाला है, तो थोड़ा रटन पे ध्यान दीजिए और लक्ष्मीकांत निकालिएगा। मैं पूरा जो पढ़ा है उसको रिकैप कर देता हूँ, दिमाग में आ जाएगा। देखो इधर सेंटर स्टेट, इधर देख लो सेंटर स्टेट रिलेशन, इधर सुन लेना। सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या क्या है संबंध? मैंने बोला लेजिस्लेटिव संबंध दिमाग में रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध है, फाइनेंशियल संबंध है। भाई सीधी